सेट नहीं है, कभी कभी आपके बाल सेट होते हैं, कभी कभी नहीं है। वाई इज दैट सो? आपके बाल बहुत जल्दी फ्रिजी हो जाते हैं, वाई इज दैट सो? आज इन सारे क्वेश्चंस के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बेहतरीन सा मास्टर क्लास, जिसमें आपको आपके बालों के बारे में बताया जाएगा, ना कि बाकी सभी के बारे में। क्योंकि हेयर केयर कुछ सिंपल नहीं है, बट सिंपल भी हो सकता है अगर आप आयुर्वेद जाने। क्योंकि आज हमारे साथ डॉक्टर स्नेहा जुड़े हैं इस मास्टर क्लास के लिए। वो आपको बहुत कुछ बताएंगे हेयर केयर के बारे में, लेकिन मैं आपको एक सर्टिफिकेशन के साथ, मैं आपको एक क्वालिफिकेशन के साथ मैं आपको ये बता रही हूं कि डॉक्टर स्नेहा ने केरला गुरुकुल से अपना आयुर्वेद कॉस्मेटोलॉजी में उनने कोर्स किया है। तो वो आयुर्वेद से बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हेयर केयर कैसे किया जाता है। क्योंकि आपके सभी के बॉडी टाइप अलग है, और सभी का बॉडी टाइप अलग होता है, तो सभी का हेयर टाइप भी अलग होता है, और उसके हेयर टाइप के अकॉर्डिंग आपको केयर करना है तो वो भी अलग होगा। तो इन सब के लिए, इन सब क्वेश्चंस के लिए, आपके क्वेश्चंस के लिए आज हमारे साथ मेन द स्टार ऑफ द शो डॉक्टर स्नेहा हमारे साथ हैं। वेलकम डॉक्टर स्नेहा, वी आर वेरी ग्लैड कि आप ने ये इनिशिएटिव लिया हेयर केयर के ऊपर। बिकॉज मेरे बाल लंबे तो है बट इतने भी अच्छे नहीं है, उनका कंडीशन कभी रफ हो जाता है, कभी सॉफ्ट रहता है, कभी कुछ फ्रिजी हो जाता है, तो कभी डैंड्रफ आ जाता है। तो लंबे बाल होने का मतलब ये नहीं कि हेल्दी है। बट आपसे मैं जानना चाहती हूँ, आपसे यहाँ पे हमारे जूम पे जुड़े हुए सभी कोई आपसे जानना चाहता है कि हेयर केयर कैसा किया जाए। Yes, definitely, Amukta. Thank you so much for the beautiful introduction. Thank you. And good morning, everyone. Good morning. So, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर एंड बहुत ही इमोशनल। सबको लगता है कि आज का टॉपिक बहुत सेंसिटिव और इमोशनल है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि आज का टॉपिक जो हेयर केयर का टॉपिक है वो बहुत इमोशनल एंड सेंसिटिव है? एंड अगेन मैं फिर से बता देती हूँ, ये जो मास्टर क्लासेस होते हैं ये मुझे इंटरैक्टिव सेशंस चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पे आपको नॉलेज देने नहीं आई हूँ। आपको कितनी चीजें समझ आ रही है, आप कितनी अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हो, आपको कितनी चीजें मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग मैं सिखा पा रही हूँ, मैं अपना नॉलेज दे पा रही हूँ कि नहीं, ये मुझे समझ आना बहुत जरूरी है। इसलिए ये मास्टर क्लासेस इंटरैक्टिव रखिए ताकि आप भी बोर ना हो एंड मुझे भी सिखाने में और ज्यादा मजा आए। ओके, यस, सेंसिटिव टॉपिक है। यस, क्यों सेंसिटिव टॉपिक है? आपको क्या लगता है कि हमारे बालों से हमें इतना प्यार क्यों है? सबको क्यों प्यार है? आप देखना कभी भी जिनके बाल ना बहुत अच्छे होते हैं उनका ना स्वैग ही अलग होता है। लाइक वो बहुत एकदम कि मेरे बाल आज अच्छे दिख रहे हैं ना, मैं कैसे दिख रही हूँ या मैं कैसे दिख रहा हूँ। जिनके बाल अच्छे होते हैं वो बहुत मतलब एकदम दुनिया के बहुत हैप्पीएस्ट पर्सन दिखेंगे आपको, और अलग ही मतलब उनके नखरे ही अलग रहेंगे, उनका स्वैग ही अलग रहेगा। यस, सुंदरता भी आती है। गंजा दिखना किसे पसंद है? किसी को नहीं। किसे पसंद है? आपने अपने आप को खुद को कभी टकला इमेजिन किया है, गंजा इमेजिन किया है? कुछ ही फील नहीं होगा, राइट? हमें ऐसे लगेगा कि क्या ही चल रहा है। मतलब हमारे बाल अगर थिन भी होते हैं ना तो हमें बहुत बुरा लगता है। मतलब लिटरली मेरे साथ भी हुआ था, मैं तो रो रही थी कि मैं कुछ दिनों में अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो 100% टकली ही बनने वाली हूँ, गंजी होने वाली हूँ। बिल्कुल बाहर जाने का मन नहीं करता, बाल मतलब किसी को दिखे ही ना मेरे बाल, ऐसा फील आता है। कुछ हेयर कट करो या कुछ भी करो, कुछ भी नहीं फील होता है। कॉन्फिडेंस, वेरी गुड। हमारा कॉन्फिडेंस जो होता है वो हमारे बालों के ऊपर होता है। मतलब आपके बाल जितने सुंदर दिखेंगे, अच्छे दिखेंगे ना, तो आपका फेस जो है या आप जो भी अटायर मतलब आपने पहना है या आप जिस तरीके से भी आपने मेकअप किया है, मतलब एक कॉन्फिडेंस ही अलग होता है जब आपके बाल अच्छे होते हैं, घने होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, हेल्दी होते हैं। और मतलब आप सोसाइटी में भी एक अलग तरीके से आप कॉन्फिडेंटली घूम सकते हो, या आपका बिहेवियर वैसे होता है, राइट? तो बाल बहुत इंपॉर्टेंट है।
राइट, किसी को भी गंजा होना पसंद नहीं है। तो यस, आज का टॉपिक बहुत सेंसिटिव है एंड आज का टॉपिक बहुत इमोशनल है कि इमोशनल कनेक्शन है हमारा हमारे बालों के साथ। सबको बालों से प्यार है और सबको हमारे बालों की केयर करना पसंद है। ओके, और एक सवाल आप लोगों के लिए, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने तरह तरह के शैम्पू यूज किए हैं, तरह तरह के ऑयल्स यूज किए हैं? हमने बचपन से लेके आज तक किसी को याद है कि आपने कितने टाइप्स के शैम्पू, क्लिनिक प्लस का एड देखा कि चलो वो भी ट्राई कर लिया, पैंटीन आ गया पैंटीन ट्राई कर लिया, या फिर हेड एंड शोल्डर आ गया वो ट्राई कर लिया? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे शैम्पू यूज किया है? ओके, डीएक्सएन शैम्पू तो आप अभी यूज कर रहे हो, उससे पहले तो आपने दूसरे शैम्पू यूज किए होंगे, डेफिनेटली किए हैं, राइट? कितने शैम्पू यूज किए हैं, ऑयल यूज किए हैं, तरह आप घर में भी बनाते होंगे ऑयल कि कुछ नया ट्राई करते हैं। अरे किसी ने तो बोला है कि अनियन अनियन बालों के लिए अच्छा होता है, चलो ट्राई करो। करी लीव्स अच्छे होते हैं, चलो उसका भी ऑयल बना के देखते हैं। किसी ने बोला है कोकोनट ऑयल लगा लो, वो ट्राई कर लेते हैं। मतलब हम हमारे बालों को अच्छा बनाने के लिए एक भी चीज नहीं छोड़ते, जो मार्केट में आ रहा है वो ट्राई कर लेते हैं, या फिर घर में कुछ रेमेडीज या होम रेमेडीज, तरह तरह की रेमेडीज कर लेते हैं। शैम्पू हो, शिकाकाई, रीठा, मैं बचपन में थी तो मुझे भी याद है कि मेरी नानी जो है मुझे शिकाकाई, रीठा और अलग अलग कुछ कुछ उसमें मिला के एक पाउडर बना के वो यूज करने को बोलती थी। सब किया है, बचपन से लेके अभी तक सब किया है। लेकिन एक स्टोरी सुनते हैं, ओके? जैसे कि हमें स्टोरी सुनना पसंद है और मुझे भी सुनाना बहुत पसंद है स्टोरी। तो उससे भी मैं आपके लिए कुछ सवाल पूछूंगी कि देखिए, अभी मानसून का समय आएगा, राइट? अभी बारिश होगी या फिर अभी भी पूरे में बहुत ज्यादा बारिश हो गई है। तो जब बारिश होती है ना तो आपका सीलिंग जो होता है लीक हो जाता है, ठीक है? कभी कभी पानी टपकता है उसमें से। तो मुझे बताइए कि जब सीलिंग आपका लीक हो रहा है, वहां से पानी आ रहा है, तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे? एक तो उससे पेंट कर देंगे या फिर उसे ढक देंगे या कुछ रिपेयर कर देंगे उस सीलिंग को, राइट? राइट और रॉन्ग? यस ना, रिपेयर कर देते हैं हम सिर्फ सीलिंग को। नहीं तो बहुत सारे लोग ना सिर्फ पेंट कर देते हैं, मैंने देखा है गांव में भी सिर्फ पेंट कर देते हैं या उसे ढक देते हैं जब ड्रॉप 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 कहीं से पानी जा रहा होता है। तो ये सही बात है, राइट और रॉन्ग? कि आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से आप कुछ तो लगा रहे हो? यस, राइट, सही है। रॉन्ग ना? आपको क्या करना पड़ेगा अगर परमानेंटली उसका सोल्यूशन कुछ निकालना है? तो पाइपलाइन कहाँ से लीक हो रही है या कहाँ पे लीकेज है, एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पे है, वो ढूंढना पड़ेगा, राइट? लेकिन हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टाइम नहीं होता है या फिर ठीक है ना, सिर्फ बारिश का तो समय है, उतने टाइम में तो टाइम निकालना है, उसके बाद तो ठीक हो जाएगा, थोड़ी ना बारिश है, ऐसा बोल के हम ना कभी रूट कॉज पे जाते ही नहीं है। आप में से कितने लोग, अभी मैंने जो पहले हमने देखा कि बहुत सारे शैम्पू यूज किए हैं, बहुत सारे ऑयल यूज किए हैं, अंडा लगाया है, मेहंदी लगाई है, अलग अलग चीजें हमने बालों के लिए ट्राई किया है, राइट? लेकिन क्या ये सही बात है? 2 दिन के लिए अच्छे मस्त स्मूथ बाल होते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, यार ये शैम्पू मुझे सूट किया, अभी यही शैम्पू मैं यूज करूंगी, या फिर यही शैम्पू मैं हमेशा के लिए रखूंगा क्योंकि ये मुझे सूट कर रहा है। लेकिन क्या सच में वो शैम्पू सूट कर रहा है? मतलब आपके बाल हेल्दी एंड स्ट्रांग हो रहे हैं? क्या वो शैम्पू, क्या वो ऑयल या जो भी मास्क आप लगा रहे हो, क्या वो आपके रूट तक जा रहा है या आपके रूट पे काम कर रहा है? सी, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये मास्टर क्लासेस हम आपके लिए लेके आए हैं, क्योंकि हमें ना चीजें पता होती है, सुपरफिशियल सब नॉलेज होता है, ऊपर ऊपर सारी चीजें पता होती है, लेकिन एक्चुअली उसके पीछे रीजन क्या है ये कभी ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते हम क्या करते हैं, चीजें थोड़ी सी पता होती है, उसी के बेसिस पे हम चीजें करने लगते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता है, अगेन फिर से वही प्रॉब्लम कि अरे यार कुछ सब तो ट्राई कर रहा हूँ, सब तो ट्राई कर रही हूँ, अलग अलग शैम्पू यूज कर रही हूँ, जो भी मैडम ने बताया वो भी फॉलो कर रही हूँ, आयुर्वेद में जो बताया है वो भी कॉम्बिनेशन ट्राई किए, फिर भी मुझे बेनिफिट ही नहीं मिल रहे हैं। मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली? नहीं, मेरे फिर बाल बहुत सेंसिटिव है, मेरा स्काल्प बहुत सेंसिटिव है, कुछ अपने ही मन से हम ना कुछ वर्ड्स डाल देते हैं और फिर एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम उतनी बड़ी होती ही नहीं है जितनी हमें लगती है।
इसीलिए नॉलेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज, अगर सही नॉलेज होगा ना तो बहुत कम चीजों में भी या बहुत कम हर्ब्स यूज करके भी और टिपिकल और पर्टिकुलर एक या दो शैम्पू एंड ऑयल यूज करके भी आपका कोई भी प्रॉब्लम, हेयर का प्रॉब्लम जो है, स्कैल्प का प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो सकता है। ओके, तो हमें सिर्फ बालों पे, हमारे सिर्फ शाफ्ट पे काम नहीं करना है। जो दिख रहा है ना, जो सिर्फ बाल दिख रहे हैं या सिर्फ सिल्की करने हैं या बाहर से स्ट्रांग दिख रहे हैं, स्मूथ दिख रहे हैं, इसका मतलब बाल मेरे बहुत हेल्दी है, ऐसे नहीं होता है। आपका रूट कितना हेल्दी है, हम बालों की एनाटॉमी देखेंगे अभी कि बालों का स्ट्रक्चर कैसे होता है। बहुत सारे लोगों को मे भी पता होगा, जिन्हें नहीं पता है वो आप अच्छे से सीख लीजिए कि हमारे बालों का स्ट्रक्चर कैसे होता है एंड किस तरीके से हमें हमारी बालों की केयर करनी चाहिए, कौन से प्रोडक्ट इसके लिए यूजफुल है। ये सारी चीजें हम डिटेल में आज सीखेंगे। ओके, सो अपना पेन एंड पेपर रेडी रखिए। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सुपर डुपर सेंसिटिव एंड इमोशनल मास्टर क्लास को। ओके, सो पीपीटी प्लीज। Okay, see, hair fall is not your problem, it's symptom of something deeper, right? डेफिनेटली हमारा प्रॉब्लम हेयर फॉल है ही नहीं, हमें रूट कॉज तक जाना है। हेयर फॉल तो सबका हो रहा है, जैसे अभी अमुक्ता ने बोला कि स्प्लिट सेंड्स है या फिर हेयर फॉल हो रहा है, किसी को डैंड्रफ की इशू है, सबके हेयर फॉल हो रहा है ऐसा नहीं है। बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हेयर सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रकृति, या फिर हर एक अलग अलग लोगों में अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। लेकिन उसके पीछे क्या रूट कॉज है ये जानना बहुत जरूरी है। रूट कॉज एक ही होता है, इसके पीछे रूट कॉज एक ही है। सिम्टम्स उसे जो सारे सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं ना, वो आपके प्रकृति के अकॉर्डिंग आपको दिखाई देंगे। तो उसी रूट कॉज के बारे में आज हम जानने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नो, यही है। ओके, देखिए, सो प्रॉब्लम्स आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि बहुत लोगों को हेयर फॉल हो रहा है, राइट? आप में से कितने लोगों को हेयर फॉल हो रहा है? कोई है या बहुत स्ट्रॉन्ग हेयर है? बहुत स्ट्रॉन्ग हेयर है तो वेरी गुड, यस। बहुत सारे लोगों को हो रहा है, हेयर फॉल है, डैंड्रफ है। डैंड्रफ भी बहुत, अभी पोल्यूशन हम देखते हैं, हमारा बाहर घूमना ज्यादा होता है, इस डैंड्रफ की हमें बेसिक जो रीजन है ना या कॉजेस है ना, कारण है ना, हमें पता होते हैं कि पोल्यूशन में ज्यादा घूमता हूँ, या फिर मैं मेरे बाल बार बार वॉश नहीं कर पाता, या फिर इवन पता है आपको, आप अपनी बेडशीट हो या फिर पिलो कवर हो, वो भी अगर ज्यादा बदलते नहीं हो ना, चेंज नहीं करते हो, तो उसकी वजह से भी, डर्ट की वजह से डैंड्रफ होता है। हमें बेसिक रीजंस जो होते हैं हमें पता होते हैं कि किसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है। हेयर फॉल, अगर मैं पूछूं हेयर फॉल कौन से रीजन की वजह से होता है, तो आप क्या बताओगे? हेयर फॉल क्यों होता है? बेसिक जो आपको पता है। ओके, आजकल तो छोटे बच्चों से, हमें पहले तो ऐसे लगता था कि डिलीवरी के बाद या प्रेगनेंसी में हेयर फॉल होता है, अभी ऐसा कुछ रहा नहीं है। स्कूल के जो बच्चे हैं उन्हें भी हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो, डैंड्रफ का प्रॉब्लम हो एंड प्री मैच्योर ग्रेइंग, ये तो इतना कॉमन हो गया है कि छोटे छोटे बच्चों के बाल भी सफेद हो रहे हैं। हम देखते हैं कि हमारी नानी दादी, उनके बाल कितने लंबे समय तक काले ही रहते थे, सिर्फ थोड़े थोड़े से बाल उनके मतलब बीच बीच में सफेद दिखते होंगे। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि मतलब इतने ज्यादा बाल सफेद हो रहे हैं, उसके पीछे रीजन ही पता नहीं चल रहा है किसी को। तो ऐसे लगता है कि नहीं, पानी ही खराब है, राइट? बहुत सारे लोगों का मैंने ये देखा है कि नहीं, मेरा हमारे यहाँ पानी खराब है इसीलिए ना मेरे बाल खराब हो रहे हैं, नहीं मैं, मुझे ना अच्छा शैम्पू ही नहीं मिल रहा है, नहीं मैं ऑयल ही नहीं लगाती। मतलब हमारे पास बहुत सारे कारण है, बहुत सारे रीजन है इसके पीछे। लेकिन एक्चुअल रीजन क्या यही है? सिर्फ शैम्पू, ऑयल, या फिर आपका पानी अच्छा नहीं है, या फिर आप अच्छे मतलब वेदर अच्छा नहीं है, बहुत सारी चीजें होती है। तो इतने ही चीजें, या स्ट्रेस भी है, कैल्शियम डेफिशिएंसी है, आगे हम देखेंगे कि कौन सी चीजें हैं और आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंग आपको कौन से प्रॉब्लम्स भी होते हैं हेयर रिलेटेड। थिनिंग ऑफ हेयर है कि बहुत ज्यादा आजकल हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो जाने की वजह से बहुत सारे लोगों की, पहले बहुत अच्छे बाल हुआ करते थे लेकिन अभी बहुत ही ज्यादा पतले हो गए हैं और पहले जैसे नॉर्मल हो ही नहीं रहे हैं। मैं सब ट्राई कर रही हूँ या सब ट्राई कर रहा हूँ। अभी तो मैं इंस्टा पे कभी भी चेक करती हूँ ना, तो वो ट्राया एंड ऑल, वे बहुत सारे कंटिन्यूअसली एड्स आते ही रहते हैं।
बालों पे ये लगाओ, बालों पे वो लगाओ, कि गमीज आ रहे हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और लोग ट्राई भी कर रहे हैं, एंड देन लास्ट में क्या होता है, नो रिजल्ट, फिर बंद कर देते हैं 2-3 महीने यूज करके। तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स हैं वो आजकल बहुत कॉमन हो गया है। नेक्स्ट स्लाइड। अगेन, अगर कभी भी हमें हेयर फॉल होता है या हमारे बाल जो है बहुत ड्राई हो जाते हैं, तो पहली चीज हम क्या करते हैं, पहली चीज हम करते हैं कि नहीं ये शैम्पू ही अच्छा नहीं है, चलो शैम्पू चेंज करके देखते हैं, राइट। कितने हैं आप में से, कितने लोग हैं कि जो बाल ड्राई हो जाने के बाद या फिर बाल अच्छे नहीं हो रहे हैं या बहुत ड्राई ड्राई डल लग रहे हैं या बाल टूट रहे हैं, बीच में से ही ब्रेक हो रहे हैं, तो आपने शैम्पू चेंज कर दिया? कितने हैं आप में से, सच सच बताना। बहुत सारे लोग हैं कि पहले जो है शैम्पू चेंज करते हैं, राइट, पहले शैम्पू चेंज करते हैं। ओके, शैम्पू नहीं तो हम ऐसे चेक करते कि नहीं मैंने ना ऑयलिंग ही नहीं की है बहुत दिनों से, तो मैं ऑयलिंग ट्राई करता हूँ। तो ऑयल ट्राई करते हैं, बहुत सारे लोग ऑयल भी ट्राई करते हैं, और बहुत सारे लोगों को ऐसे दिखाई देता है कि ऑयल लगाने के बाद, उस ऑयल के बाद भी बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है, फिर ऑयल चेंज कर देते हैं कि नहीं नहीं ये ऑयल मेरे बालों को सूट नहीं किया, अभी नेक्स्ट ऑयल, मैं नेक्स्ट ऑयल एक चेक करके देखता हूँ, ट्राई करके देखता हूँ, अगर इससे कम हो जाए। तो ऐसे करके ना हम शैम्पू, ऑयल, फिर वो भी नहीं हुआ तो नहीं नहीं मैंने अभी यूट्यूब पे देखा है कि कुछ ना नीम मेथी का कुछ तो कॉम्बिनेशन बनाओ और वो अप्लाई कर दो। किसी ने तो बोला है कि हेयर स्मूथनिंग के लिए अंडा लगा दो, किसी ने बोला है ये मेहंदी लगा दो, मेहंदी में आंवला पाउडर डाल दो। मतलब सब ट्राई कर लेते हैं हम खुद ही हमारे डॉक्टर हो जाते हैं, हमारे बालों के डॉक्टर हो जाते हैं, और एक भी चीज नहीं छोड़ते जो यूट्यूब पे बताई गई है या फिर इंस्टा पे कोई रील आई है तो हम इंस्टेंटली ट्राई कर देते हैं। हम सोचते भी नहीं है क्या सच में ये मेरे लिए काम करेगा या नहीं करेगा। तो आज के नेक्स्ट स्लाइड। तो आज के ये जो मास्टर क्लास है ना, तो इसमें आप यही जानने वाले हैं कि हमारे बाल जो खराब होते हैं या फिर हम जो भी हेयर सिम्टम्स से गुजर रहे हैं, तो उसके पीछे का रूट कॉज क्या है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप रूट कॉज जानते हो ना, तब आपको ये जो सिम्टम्स, ये जो प्रॉब्लम है ना, कुछ भी नहीं लगता, आप इजीली इसे हील कर पाते हो, इजीली इससे बाहर निकल पाते हो। सेकेंड, आप आज अपना हेयर टाइप जान पाओगे कि किस तरीके के हेयर टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, जैसे कि दोष बताए गए हैं, वात पित्त कफ। तो आपका हेयर टाइप कौन सा है, आप कौन से हेयर टाइप से आते हो, तो कौन से हेयर टाइप पे कौन से हर्ब्स या फिर कौन से किचन रेमेडीज है जो आप यूज कर सकते हो। देखिए, दो अलग अलग टाइप के अगर लोग हैं तो दोनों को भी सेम खाना नहीं जाएगा, दोनों को भी सेम हर्ब्स हम नहीं दे सकते। अगर वात टाइप के कोई है या फिर पित्त टाइप के कोई है, दोनों को भी अलग अलग हर्ब हमें देने पड़ते हैं। अगर दोनों को सेम ट्रीटमेंट देंगे तो एक को ही रिजल्ट आएगा, एक को नहीं आएगा। सेम हमारे बालों के साथ है, हमारे बालों के लिए भी हमें एक ट्रीटमेंट हम सबके लिए नहीं दे सकते, हमें कस्टमाइज ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, तभी वो काम करती है। तो आप ऐसे कैसे सोच सकते हो कि एक शैम्पू सबके लिए काम करेगा। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक शैम्पू यूज कर रही हूँ और मैंने उसकी बहुत तारीफ कर दी कि वाओ क्या शैम्पू है, बहुत सिल्की बाल हो रहे हैं और बहुत स्मूथ, मस्त, मुझे एकदम अच्छा लग रहा है, तू भी ट्राई करके देख ले। और मेरी जब फ्रेंड यूज करेगी तो वो उसे अच्छा नहीं लगेगा, वो बोलेगी कि नहीं कुछ भी बोलती है, मेरे बाल तो देख कितने गंदे हो गए, राइट। ऐसा होता है। तो सेम शैम्पू या फिर सेम ऑयल या फिर सेम हेयर मास्क सबके लिए काम नहीं करेगा। आपको आपकी टाइप जाननी पड़ेगी, हेयर टाइप जानना पड़ेगा, आपकी प्रकृति जाननी पड़ेगी, तभी आप जो हर्ब यूज कर रहे हो या जो भी किचन वाले भी आप जब हर्ब या फिर कुछ रेमेडीज बनाते हो, तो वो क्या सच में आपके हेयर टाइप को जा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पता नहीं है, अभी एक एग्जांपल देती हूँ। अनियन का शैम्पू और अनियन का ऑयल बहुत अभी आया था मार्केट में, सारे लोग यूज कर रहे थे, राइट। लेकिन कुछ लोगों को वो सूट कर रहा था, लेकिन कुछ लोगों के बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो रहे थे। मैंने खुद यूज किया तो मेरे बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो गए एंड टूट रहे थे। ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि मेरे हेयर टाइप के लिए वो शैम्पू एंड वो ऑयल यूज नहीं कर रहा था, मतलब वो काम ही नहीं कर रहा था।
तो अगर आपको आपका टाइप नहीं पता है ना, हेयर टाइप, तो आप अगर कुछ लगाओगे ना तो उसका उल्टा इफेक्ट होगा। लेकिन जिनके टाइप हेयर टाइप को वो अनियन का शैम्पू या ऑयल जाएगा ना, उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और वो लोग बहुत ज्यादा खुश भी होंगे। लेकिन अगर वाता टाइप के लोगों को ये आप दोगे ना तो और ज्यादा ड्राइनेस बढ़ेगा बालों में। तो ये होता है नॉलेज का मतलब, अगर आपको एक प्रॉपर नॉलेज होगा ना तो आपको कौन सी चीजें यूज करनी चाहिए बालों के लिए, कौन सी अवॉइड करनी चाहिए, ये चीजें आपको समझ आती हैं। तो आज के इस मास्टर क्लास में हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से आपको आपका हेयर टाइप ढूंढना है या फिर एनालाइज करना है, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। इसीलिए नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हीलिंग अप्रोच की किस तरीके से, अगर आप कोई भी हेयर सिम्टम से गुजर रहे हो, या फिर वो हेयर फॉल हो, डैंड्रफ हो, या फिर आपको हेयर थिनिंग हो रही है, बहुत सारे हेयर सिम्टम्स है, अगर ऐसे प्रॉब्लम से आप अभी गुजर रहे हो या आपके आसपास फैमिली में कोई भी ऐसे लोग हैं, तो उनके लिए किस तरीके की ट्रीटमेंट आपको देनी है वो सीक्वेंस आज आज हम जानेंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। हेयर स्ट्रक्चर बहुत ही सुंदर है, हेयर स्ट्रक्चर। ओके, हम यही सीखेंगे अभी। देखिए, तीन हेयर का जो स्ट्रक्चर है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है। आपको पीपीटी में दिख रहा होगा स्लाइड में कि तीन टाइप होते हैं, शाफ्ट, रूट एंड फॉलिकल। मुझे आप बताइए, आप बालों के कौन से पार्ट पे काम करते हो? आप अगर शैम्पू लगा रहे हो, ऑयल लगा रहे हो, तो आप बालों के कौन से पार्ट पे काम कर रहे हो? जल्दी जल्दी बताइए, हमारे पास टाइम कम है। शाफ्ट पे, राइट? आउटर, यस। आप मुझे शाफ्ट, रूट एंड फॉलिकल, ये जो तीन दिख रहा है ना, इसमें से बताइए कि आप बालों के कौन से पार्ट पे काम करते हो? स्कैल्प पे, आउटर, ओके। शाफ्ट पे, रूट पे या फॉलिकल पे? शाफ्ट पे, शाफ्ट पे, वेरी गुड। रूट पे, ओके। शाफ्ट जो होता है ना वो विजिबल होता है। लोग, अभी जो मेरे बाल आपको दिख रहे हैं ना, सारे बाल जो दिख रहे हैं ना, या आपके जो भी सिर पे बाल है, वो सारे शाफ्ट में आते हैं जो विजिबल होते हैं। ओके, सेकेंड होता है रूट, जो स्किन के अंदर होते हैं। हम बोलते हैं ना कि ऑयल जो है वो स्कैल्प पे लगाना चाहिए ताकि वो रूट तक जा पाए, राइट? और थर्ड पार्ट आता है फॉलिकल का पार्ट, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी आप में से कितने लोगों को पता है कि आपको शाफ्ट पे एंड रूट पे काम ही नहीं करना है, आपको फॉलिकल पे काम करना होता है? कितने लोगों को पता है? यस और नो बताइए। शाफ्ट पे काम नहीं करना है, रूट पे भी काम नहीं करना है, आपको काम करना है फॉलिकल पे। आप में से कितने लोग हैं जो फॉलिकल पे काम करते हैं? किया है हमने? सच में बताइए, हमने कभी भी फॉलिकल के बारे में सोचा है कि नहीं मेरे फॉलिकल अच्छे होने चाहिए? नहीं, कभी भी नहीं। हम क्या बोलेंगे कि मेरे बाल ऊपर से स्मूथ दिखने चाहिए, अच्छे दिखने चाहिए, घने दिखने चाहिए। इतनी ही चीज हमें पता होती है। हमें पता नहीं होता है कि हमें फॉलिकल पे काम करना है, लेकिन हम ऊपर ऊपर ही, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देती हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, डेड बॉडी जो है ना उसे ही मेकअप लगा रहे हैं, बस अंदर जान ही नहीं है। ऐसा है कि हमारे फॉलिकल वीक होते जा रहे हैं, जहां से नए हेयर की ग्रोथ होने वाली है, ग्रो होने वाले हैं नए हेयर, वहां पे हम फोकस ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ऊपर ऊपर। ये पूरा डेड पार्ट है, ये जो दिख रहा है ना ये डेड पार्ट है, हम इसे ही सजा रहे हैं। ये बात हमें आज समझनी होगी कि आपको काम फॉलिकल पे करना है, ना कि शाफ्ट पे एंड रूट पे। आपको दिख रहा होगा इमेज में, राइट, कि जो फॉलिकल वाला पार्ट है ना वो ग्रोथ सेंटर होता है हमारा। आपको दिख रहा है कि नीचे ब्लड वेसल से कनेक्टेड होता है हमारा फॉलिकल, नीचे से। तो हमारा जो भी ब्लड सप्लाई है, अगर आपका सर्कुलेशन अच्छा होगा, आप हेल्दी रहोगे, न्यूट्रिएंट्स अच्छे से एब्जॉर्ब हो रहे हैं बॉडी में, अच्छा अच्छा खाना खा रहे हो, तो आपके जो ब्लड वेसल से जो भी आपका खून है ना, या फिर जो भी न्यूट्रिएंट्स है ना, वो फॉलिकल से ऊपर जाते हैं। और अगर फॉलिकल आपके स्ट्रांग नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो डेफिनेटली आपके बाल जो है वो गिरेंगे। आपके बाल गिरेंगे, अंदर से ब्रेक हो जाएंगे, बीच में से स्प्लिट एंड्स आएंगे। और हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से ही स्प्लिट एंड निकाल रहे हैं, पार्लर में जाके केराटिन ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ऊपर से ही कलर लगा रहे हैं, स्मूदनिंग कर रहे हैं, शैम्पू लगा रहे हैं, कलर कर रहे हैं, किसे? डेड पार्ट को।
हमने दूर दूर तक फॉलिकल बेचारा वैसे ही पड़ा है वहां पे, वो मर रहा है दिन ब दिन, हम उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। एक्चुअली हमें ध्यान देना है हमारे फॉलिकल पे। अभी फॉलिकल पे ध्यान कैसे दें, कैसे दे फॉलिकल पे ध्यान? नेक्स्ट स्लाइड। कैसे दे सकते हैं हम फॉलिकल पे ध्यान? अगर हमारे ब्लड वेसल्स फॉलिकल से कनेक्टेड है तो हमें कैसे ट्रीटमेंट करनी चाहिए खुद की, बता सकते हैं आप? नहीं, सुना ही नहीं है ना? न्यूट्रिशन, वेरी गुड। न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन दूसरा पार्ट आता है, आप कितना भी खाना खा रहे हो, अच्छे अच्छे सप्लीमेंट ले रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, पर क्या आपकी बॉडी, आपके सेल्स, आपके फॉलिकल्स वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं? वेरी गुड। सेल्यूलर हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सेल्स की हेल्थ के ऊपर भी काम करना है। ओके, तो न्यूट्रिएंट्स आप जो भी ले रहे हो वो सेल्स तक एब्जॉर्ब भी होने चाहिए, तभी आपके फॉलिकल जो है वो स्ट्रांग होंगे। एंड अगर आपके फॉलिकल्स अच्छे हैं ना, तभी आपके हेयर अच्छे दिखेंगे। एंड जब भी आप अच्छे बालों वाला कोई व्यक्ति देखते हो, पर्सन देखते हो, लेडी, फीमेल, फीमेल कोई भी हो, तो आप समझ जाओगे कि इनका ना मतलब फॉलिकल जो है वो बहुत स्ट्रांग है या बहुत हेल्दी है, इसीलिए उनके बाल इतने सुंदर है। इन्हें ना नेचुरली ही इनके बॉडी में ना केराटिन फॉर्म होता है। केराटिन के बारे में भी बहुत डीप स्टडी है, हम अच्छे से जानेंगे आज केराटिन के बारे में भी। ओके, लेकिन हम उन्हें बाहर से केराटिन ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं होती है, उनके बाल मतलब नेचुरली ही बहुत सुंदर होती है अगर उनके यस ऑयल मसाजिंग ऑन फुट, ये तो एक्सटर्नल चीजें हैं, मैं फॉलिकल की बात कर रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बॉडी पे ध्यान देना, इंटरनली हमें हेल्दी होना पड़ता है, न्यूट्रिएंट्स लेने पड़ते हैं, तभी आपके बाल एक्सटर्नली हेल्दी दिखते हैं। बाहर से डेड पार्ट को कुछ भी करो, वो सिर्फ टेम्परेरी रिजल्ट देगा आपको। आपको परमानेंट रिजल्ट चाहिए तो आपको न्यूट्रिशन पे, फॉलिकल्स पे ध्यान देना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी हम जानेंगे हेयर ग्रोथ साइकिल, इसके बारे में कितने लोगों को पता है? हेयर ग्रोथ साइकिल के बारे में कभी सुना है आपने? हेयर ग्रोथ साइकिल, आपके बाल कैसे बढ़ते हैं? किसी को पता है बाल कैसे बढ़ते हैं? कुछ नहीं, हेयर कट किया या फिर हमने मस्त टकला किया तो बाल आ जाते हैं, राइट? बाल कैसे बढ़ते हैं? किसी को पता है? जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, मुझे सेशन इंटरैक्टिव चाहिए। कैसे बढ़ते हैं? वेरी गुड। नहीं पता है ना? तो हमारे बालों के जो होते हैं ना, 3 स्टेज होते हैं, 3 स्टेजेस में हमारे बाल बढ़ते हैं। अभी आपने स्लाइड में देखा होगा, फर्स्ट जो है वो है एनाजिन। ओके, सेकंड जो था वो था कैटाजिन, एंड थर्ड जो था वो था टेलोजिन। ओके, तो ये जो होता है वो होता है आपका ग्रोथ फेज, ये होता है आपका, स्लाइड दिखाऊंगी, ये होता है शेडिंग ट्रांजिशन। एंड ये होता है ट्रांजिशन, राइट। तो ये होता है 2 to 6 years, एक मिनट, हाँ, देन होता है 2 to 4 weeks एंड ये होता है 2 to 4 months। ओके, नाउ फर्स्ट पहला जो होता है ना एनाजिन। ओके, एनाजिन जो पार्ट होता है वो होता है आपका ग्रोथ फेज। अगर आपके बाल जो है ना, देखिए दाखवू शकता आता बोल तो। ओके, एनाजिन जो होता है ना वो आपका ग्रोथ फेज होता है, जो होता है 2 से 6 साल तक। आपके बाल जब बढ़ते हैं ना तो 2 से 6 साल तक आपके बाल बढ़ते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एग्जाम्पल में समझना है तो छोटे बच्चे जो होते हैं स्कूल में जाते हैं पहले, राइट, लंबा फेज होता है, अच्छे से सीखते हैं, नए नए होते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, अगर उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिला तो उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। हम देखते हैं कि स्कूल में कोई बच्चे, कुछ कुछ बच्चे हाइट में छोटे होते हैं, किसी किसी की हाइट उनकी एज के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा होती है, राइट? सेम हमारे बालों के साथ होता है। अगर आप देखोगे कि सेम किसी के बाल पहले साल सेम है, लेकिन नेक्स्ट ईयर अगर आप देखोगे ना तो सेम लड़की के बाल ना एक के बहुत लंबे होंगे और किसी के नहीं होंगे, उसकी हाइट ना थोड़ी सी ही कम बढ़ेगी। तो ये जो होता है ना वो ग्रोथ फेज में होता है। ये डिपेंड करता है कि आपका न्यूट्रिशन किस तरीके से है।
आप कितना अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हो ना, उस पे डिपेंड करता है आपका एनाजिन फेज, ग्रोथ फेज। ओके, तो ये फेज 2 से 6 साल तक चलता रहता है, डिपेंड करता है प्रकृति के ऊपर, ह्यूमन टू ह्यूमन चेंज होता है। तो अभी ये हो गया, ये फेज खत्म हो गया, अभी सेकेंड फेज आता है आपका कैटाजिन। ये वाला फेज होता है, ये फेज थोड़ा लंबा होता है, सबसे लंबा होता है ग्रोथ वाला। जैसे कि हमारा बचपन, हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके हम 10th तक पढ़ते हैं, राइट? तो बहुत लंबा 10 साल हमें 10th तक पढ़ना पड़ता है। सेकेंड फेज आती है हमारी कॉलेज की फेज, जो कि 10 to 12 होती है, या फिर छोटा सा हमें कोई डिप्लोमा या डिग्री कुछ भी कर लेते हैं, 5-6 साल का होता है। तो ये होता है हमारा कॉलेज वाला फेज। ये स्टेबल नहीं होता है, यहाँ से यहाँ हम ट्रांजिशन हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे बाल ना, अभी ग्रोथ हमारी रुक जाती है, यहाँ पे ग्रोथ वाला फेज होता है। कॉलेज टाइम में हमारी ग्रोथ रुक जाती है। बहुत सारे लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एंजॉय करते हैं, कॉलेज लाइफ एंजॉय करते हैं, और किसी की, बहुत ज्यादा लोगों की ना ग्रोथ वहीं पे रुक जाती है, और यहाँ पे फिर तैयार होते हैं। मतलब यहाँ पे आपकी ग्रोथ तो हो चुकी है लेकिन नौकरी नहीं है, एजुकेशन कंप्लीट है लेकिन नौकरी नहीं है, आप वैसे ही बैठे हुए हो। तो ये होता है ट्रांजिशन फेज। ये छोटा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, 2 to 4 वीक होता है। हमारे बाल अगर इस स्टेज में आता है ना, कैटाजिन, एना मीन्स ग्रोथ, कैटा मीन्स ब्रेक डाउन, यहाँ पे ना हमारे बाल रेडी होती है शेडिंग के लिए। ये ग्रोथ है। हमारे बाल किस तरीके से उगते हैं एंड गिरते हैं, ये वाली जो फेज है ना, ये इसके बारे में मैं बता रही हूँ आपको। तो कैटाजिन सेकेंड फेज में आपके बाल ना रेडी होते हैं शेडिंग के लिए। यहाँ पे बाल हमारे गिरने वाले होते हैं उस 2 to 4 वीक के बाद। ग्रोथ रुक गई। बहुत बार ऐसे होता है कि आपके बाल ना बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है, उसके बाद आपके बाल ना ग्रो करना रोक देते हैं, बढ़ते नहीं है। तो हमें पता चलता है कि यार कितने दिन हो गए मेरे बालों की ग्रोथ में वहीं पे है, तो शायद मैं थोड़ा सा कट कर देती हूँ या हेयर कट कर लेती हूँ, या अभी कट करने की बारी आ गई है। ऐसे हमें समझ आता है कि हमारी बालों की ग्रोथ ना वहीं पे अभी स्टॉप हो गई है। देन थर्ड फेज आती है हमारी टेलोजिन। ये होती है शेडिंग फेज, रिटायरमेंट। नौकरी हो गई, सब हो गया, सब हो गया, अभी यहाँ है रिटायरमेंट। यहाँ पे हमारे बाल ना नेचुरली गिर जाते हैं। अभी मुझे बताइए, आप में से कितने लोगों को लगता है कि अगर दिन में से आपके बहुत मतलब रोज कंघी में बाल जा रहे हैं, तो वो हेल्दी है और नहीं है? यस और नो? हेल्दी है? रोज बाल गिरना हेल्दी है या नहीं है? नो। ओके। कितने बाल जा रहे हैं इस पे डिपेंड करता है, राइट? बहुत ज्यादा जा रहे हैं तो अनहेल्दी है। लेकिन हम बाल काउंट तो नहीं करते, लेकिन हमें समझ आता है कि कितने ज्यादा जा रहे हैं या कितने कम जा रहे हैं, राइट? 50 to 100 आपके अगर बाल कोम में जा रहे हैं जब आप भी कंघी कर रहे हो, तब वो जो चीज है ना वो हेल्दी है। क्यों, मैं बताती हूँ। देखिए, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप ऐसे बाल कर रहे हो, कंघी कर रहे हो और एक भी बाल ना गिरे, कभी भी नहीं होगा। एक तो बीच में से टूटेंगे क्योंकि आपके बाल अनहेल्दी है, या फिर ऊपर से रूट से ही निकलेंगे। ये क्यों होता है? ये नेचुरल प्रोसेस है जो कि टेलोजन में आता है। हमारे जो बाल गिरते हैं ना, हमारे फॉलिकल अगर स्ट्रांग होते हैं, जो रूट से बाल गिरते हैं, तो फॉलिकल स्ट्रांग हो जाने की वजह से वो फिर से रीग्रो करते हैं। तो हमारे, आप देखोगे कि हमारे बालों के बीच में भी छोटे छोटे बेबी हेयर्स होते हैं, जो बहुत लंबे नहीं होते हैं, छोटे 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 होते हैं, और वो आते ही रहते हैं। फिर वो बाल बड़े हो जाएंगे, फिर जो पुराने बाल है वो गिर जाएंगे। ये जो प्रोसेस है, ये जो साइकिल है ना, वो कंटिन्यूअसली चलते ही रहता है। तो ये कभी भी बंद नहीं होगा हमारे बालों का। लेकिन अगर आपके फॉलिकल वीक है, तो अगर एक बार आपके रूट से बाल गिर गए, तो वहां पे ना फॉलिकल वीक हो जाने की वजह से वो बाल जो है वो फिर से इतना जल्दी नहीं आएंगे, या बहुत लंबा टाइम लेंगे। तो आपको लगेगा कि मेरे बाल बहुत थिन हो रहे हैं या जल्दी जल्दी ग्रो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपके फॉलिकल वीक हो गए हैं। एंड जो रीग्रोथ होनी चाहिए थी बालों की, जो कि इस टाइम में होती है, होती ही है। अगर आपके बाल हेल्दी है, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, या फिर आपके फॉलिकल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हेल्दी है, तो डेफिनेटली ये जो साइकिल बताई गई है ना, इसी साइकिल में बार 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 आपके बाल जो है वो ग्रो करते रहते हैं। अगेन टेलोजिन के बाद फिर से क्या होता है, फिर से वही फेज आएगी एनाजिन की, राइट? तो हमारे जो आपके जो ये जो फॉलिकल है, स्लाइड दिखाओगी प्लीज, इमेज वाली है, नेक्स्ट 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 पे होगा प्रीवियस इमेज, इमेज।
ना, प्रीवियस, हाँ। राइट, या सो आपको फॉलिकल दिख रहा है, बल्ब शेप होता है, राइट, नीचे आपको एक बल्ब शेप ये दिख रहा होगा स्ट्रक्चर, वहां पे होता है आपका फॉलिकल। वो स्ट्रांग होना इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी ऊपर का जो पार्ट है ना, रूट वाला, वो निकल जाता है जब टेलोजिन का फेज आता है। सेकेंड वाला रूट वाला पार्ट, ऊपर से बाल हमारे निकल जाएंगे। जब भी आप कॉम्ब करते हो या फिर हाथ भी घुमाते हो तो आपके बाल अपने आप गिर सकते हैं। ओके, ये नेचुरल है। लेकिन आपका फॉलिकल अगर स्ट्रांग है तो उसके बाद फिर से नया बाल उसी फॉलिकल से निकलेगा, जो कि बेबी हेयर के रूप में आएगा, और फिर वो धीरे धीरे बढ़ेगा। अगेन ये प्रोसेस फिर से फॉलिकल, एनाजिन, देन कैटाजिन, देन टेलोजिन, सेम ये प्रोसेस होते ही रहती है। लेकिन ये प्रोसेस नॉर्मल कब तक रहेगी? जब तक आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है। लेकिन अगर आपको आपके बाल बढ़ ही नहीं रहे हैं, या फिर बेबी हेयर ही नहीं आ रहे हैं, या बहुत ज्यादा पैचेस दिख रहे हैं बालों में, या बाल अगर एक बार गिर जाते हैं तो वहां पे फिर बहुत ज्यादा गैप दिख रहा है आपको कि वहां पे बाल ही नहीं है, अगर ऐसी फेज आ रही है तो आप समझ सकते हो कि आपके फॉलिकल जो है वो वीक हो चुके हैं। और अभी आपको किसकी जरूरत है? न्यूट्रिशन की। ओके, और न्यूट्रिशन किससे रिलेटेड है? आयुर्वेद में बहुत बड़ा, बहुत लंबा और बहुत बार आपको सिखाया है, वो चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। याद है आपको कि हमारा फॉलिकल का हेल्थ जो है या फिर आपका न्यूट्रिशन जो है वो किस पे डिपेंड करता है? एक ही वर्ड है, याद है किसी को? जल्दी जल्दी से याद है किसी को? प्लीज बताइए कि हमारा न्यूट्रिशन किस पे डिपेंड करता है। आयुर्वेद का सबसे वास्ट टॉपिक है, सबसे बड़ा। नो, डाइजेशन। यस, आपका जो न्यूट्रिशन है ना वो डाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है, अग्नि के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आयुर्वेद में कहा गया है कि आपको हर एक डिसीज जो है, हर एक डिसऑर्डर जो है, वो होता है आपकी वीक मेटाबॉलिज्म से, वीक डाइजेशन की वजह से। तो बाल क्यों छोड़े हम? हर एक चीज जो होती है वो आपके वीक डाइजेशन से स्टार्ट होती है। लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं। आप बोलोगे फिर से आ गई ये डाइजेशन के ऊपर, हमेशा किसी का भी कनेक्शन खाने के साथ ही। एक्चुअली है, हर किसी का कनेक्शन सिर्फ खाने के साथ है, आपके डाइजेशन के साथ है। आपका डाइजेशन अगर स्ट्रांग होगा तो वो आपके बालों पे दिखाई देगा। क्यों? ये भी आगे हम जानेंगे। अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग है तो आपके बालों पे दिखाई देगा। अगर आप देखोगे ना कि किसी के बाल बहुत सुंदर है, तो वो इंटरनली पर्सन कितना हेल्दी है ये अपने आप आपको समझ आ जाएगा कि यस, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है, इसका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है, इसके फॉलिकल्स स्ट्रांग है, एंड यस, नेचुरली केराटिन जो है वो भी बहुत अच्छे से फॉर्म हो रहा है इसके बॉडी में। के तो आपको डाइजेशन के ऊपर ध्यान देना है। अगर आपका डाइजेशन स्ट्रांग है तभी आप जो भी न्यूट्रिएंट्स या जो भी खाना खा रहे हो आपके सेल्स में एब्जॉर्ब हो पाएगा, आपके फॉलिकल्स उसे एब्जॉर्ब कर पाएंगे, एंड आप को बहुत अच्छे हेल्दी एंड स्ट्रांग बाल मिलेंगे। ओके, तो सिर्फ शैम्पू, तेल, मास्क लगाने से कुछ नहीं होगा। यस, होगा, उसका सपोर्ट चाहिए ही चाहिए, बट इंटरनली हेल्दी होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें शैम्पू, मास्क, हेयर ऑयल, इन सब के साथ हमें फॉलिकल्स पे एंड हमारे न्यूट्रिएंट पे, हमारे डाइजेशन के ऊपर ध्यान देना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, केराटिन के बारे में जानते हैं। केराटिन के बारे में कितने लोगों को पता है? अभी केराटिन वर्ड आ ही गया है तो उसके बारे में जान लेते हैं। केराटिन के बारे में सुना है, लड़कियों को बहुत पता होगा। हम बहुत करते हैं केराटिन ट्रीटमेंट, बहुत महंगी होती है, राइट ना? किसने किसने की है केराटिन ट्रीटमेंट? किसी ने किया है? किसी ने नहीं किया केराटिन ट्रीटमेंट? पार्लर में सुना तो होगा, राइट? सुना है। केराटिन ट्रीटमेंट जो होती है ना, तो बालों को स्मूथ बनाने के लिए, मतलब बहुत ज्यादा स्मूथ, अच्छे शाइनी बाल मिलने के लिए करते हैं, राइट? मुझे भी इतना पता नहीं, मैंने भी की नहीं है कभी, मैंने भी सुना है, लेकिन मुझे नेचुरल केराटिन क्या होता है उसके बारे में पता है, तो उसी के बारे में आज जानेंगे। क्या केराटिन बाहर से लेने की जरूरत है बॉडी को? केराटिन एक प्रोटीन है। अभी आप बताइए, कोई भी प्रोटीन है तो वो डेफिनेटली बॉडी में बनता ही होगा हमारे, राइट? तो केराटिन बाहर से लेने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, केराटिन आपके बॉडी में बनता है। अभी कैसे? केराटिन क्या है? एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है केराटिन जो है,
तो वो हमारे बॉडी के अंदर बनता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो आपके बाल है ना, ये बने ही है केराटिन से। जो आपके नेल्स एंड आपके जो बाल होते हैं ना, इसमें सबसे ज्यादा 95% केराटिन प्रोटीन आपको मिलेगा। तो अगर हमारे बॉडी में ऑलरेडी केराटिन है, हमारे बाल ही केराटिन से बने हैं, तो लोग फिर भी बाहर से केराटिन क्यों ले रहे हैं? आपको बाहर से एक्स्ट्रा स्मूदनिंग की, बालों को सिल्की बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि आपकी बॉडी उसे अच्छे से फॉर्म ही नहीं कर पा रही है, बना ही नहीं पा रही है, न्यूट्रिशन ही प्रॉपरली नहीं मिल पा रहे हैं। इसकी वजह से केराटिन जो है आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ रहा है। ओके, केराटिन जो होता है, जिस तरीके से देखिए, अगर हम प्रोटीन देखते हैं, अमाइनो एसिड से, प्रोटीन से हमारे मसल्स बनते हैं, सिमिलरली केराटिन से हमारे बाल बनते हैं। एंड मैं जो बोल रही हूँ ना, हम हमेशा शाफ्ट पे काम करते हैं, हमारे बालों के ऊपर के पार्ट पे, जो विजिबल पार्ट है, उसी को शाइनी अच्छा बनाने का काम करते हैं। लेकिन केराटिन जो होता है ना, वो अंदर से हमारे बालों को ठीक करता है या हील करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ब्रिक्स होते हैं, राइट? ब्रिक्स हमारे ईंटों से हमारी दीवार बनती है। अगर अमाइनो एसिड या प्रोटीन वही स्ट्रांग नहीं है, तो वो वॉल डेफिनेटली ब्रेक होगी, राइट? वैसे ही अगर बालों में नेचुरल केराटिन नहीं है, तो हमारे जो बाल है वो ब्रेक होंगे, बीच में से टूटेंगे इजीली, ड्राई होंगे, फ्रीजी होंगे। लेकिन अगर बॉडी में नेचुरल केराटिन है, फॉलिकल से हमारे रूट्स तक, रूट से हमारे शाफ्ट तक आ रहा है, तो डेफिनेटली हमारे बाल अंदर से हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग एंड अच्छे एंड वेरी स्मूथ एंड सिल्की दिखेंगे। ओके, तो केराटिन के जो है ये बॉन्ड जो होता है ना, तो इसके 3 टाइप होते हैं केराटिन के। वो कौन से? ओके, तो केराटिन जो है उसके 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है हाइड्रोजन, ठीक है। केराटिन का फर्स्ट टाइप होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ये बॉन्ड स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और किस तरीके से हम खुद ब्रेक करते हैं इन बॉन्ड्स को, ये बताऊंगी कि आजकल क्यों केराटिन की जरूरत पड़ रही है। ये जो बाल है ना, ये पूरा डेड केराटिन है, ओके, इसे हमें ठीक ही नहीं करना है। लेकिन केराटिन ट्रीटमेंट किस पे होती है? इन्हीं बालों पे केराटिन ट्रीटमेंट होती है। तो ये सिर्फ टेम्परेरी ट्रीटमेंट होती है, बार बार आपको इसे करना पड़ता है, ये परमानेंट ट्रीटमेंट होती नहीं है। तो आप कभी भी अगर कोई बोले ना कि आपके बाल बहुत फ्रीजी या ड्राई हो गए हैं, एक बार केराटिन ट्रीटमेंट ले लो, बहुत स्मूथ एंड अच्छे बनेंगे, तो आपको समझ आना चाहिए कि ये सिर्फ टेम्परेरी रिजल्ट देगा, टेम्परेरी इफेक्ट देगा। आपको अगर बाल अंदर से स्मूथ, सिल्की, स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो आपको न्यूट्रिशन पे काम करना पड़ेगा, नेचुरल केराटिन फॉर्म करने पे काम करना पड़ेगा। अगर नेचुरली केराटिन बॉडी पे फॉर्म हो रहा है, तो डेफिनेटली आपके बाल नेचुरली सिल्की एंड स्मूथ हो जाएंगे और बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बनता है। सेकेंड जो है केराटिन का टाइप, वो है सॉल्ट बॉन्ड, ये सेकेंड बॉन्ड होता है। एंड थर्ड बॉन्ड होता है डाइसल्फाइड, ओके। तो फर्स्ट बॉन्ड जो होता है केराटिन का, वो बहुत वीक होता है, और इसे हम किस तरीके से ब्रेक करते हैं? शैम्पू यूज करके या फिर पानी के साथ। हम बोलते हैं ना, अभी मैंने एक सेंटेंस यूज किया कि हमारे यहाँ पानी अच्छा नहीं है, इसलिए मेरे बाल खराब हो गए। कितने लोगों को ऐसे लगता है कि पानी की वजह से बाल खराब होते हैं? क्योंकि अभी क्षारयुक्त पानी बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम, राइट? अच्छा पानी नहीं है, तो पानी की वजह से भी हमारे बाल ड्राई होते हैं ना बहुत बार, या गंदे होते हैं, स्ट्रक्चर अच्छा नहीं आता है, होते हैं ना, राइट? जब पानी की वजह से बाल अच्छे नहीं होते हैं ना, या हमारे बालों का स्ट्रक्चर धोने के बाद चेंज हो जाता है, कभी कभी ऐसे लगता है यार मैंने खामखा ही बाल मेरे धो दिए, अभी धोने के बाद तो और ज्यादा गंदे हो गए, बहुत बार ऐसे होता है, राइट? तो तब हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो चुका होता है, केराटिन का हाइड्रोजन बॉन्ड बालों में से ब्रेक हो जाता है। ये क्यों? ये बहुत वीक होता है, ये सिर्फ पानी की वजह से भी ब्रेक होता है। सेकेंड जो होता है, लेकिन ये भी टेम्परेरी होता है, कुछ दिनों बाद आपके बाल जो है अच्छे पानी से धोने के बाद नॉर्मल होते हैं। तो दूसरा जो बॉन्ड है वो है सॉल्ट बॉन्ड, ओके। ये बॉन्ड क्यों ब्रेक होता है? जब आप हार्श शैम्पू या फिर ज्यादा सल्फेट वाली चीजें, ज्यादा झाग, आपको ज्यादा फोम चाहिए, अगर आप ऐसी चीजें, ऐसे शैम्पू, हार्श शैम्पू यूज करते हो ना, तो ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है। थर्ड होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये मीडियम स्ट्रेंथ वाला होता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है केराटिन का, और इससे हमारे बालों की ग्रोथ एंड स्ट्रेंथ डिसाइड होती है।
और ये जो है वो हम हमारे हाथों से कैसे खत्म करते हैं ये वाला बॉन्ड। देखिए ये तो होते ही रहेगा, हम शैम्पू यूज करते ही रहेंगे, हम पानी भी यूज, इसके इसके अलावा तो हम दूसरा यूज नहीं कर सकते हैं बाल धोने के लिए, राइट। तो ये टेम्परेरी है, लेकिन ये जो होता है ना, इसकी वजह से हम हमारे फॉलिकल्स को परमानेंटली वीक कर देते हैं एंड हमारे बालों का स्ट्रक्चर भी पूरी तरीके से परमानेंटली चेंज कर देते हैं। ये क्यों होता है, ये बॉन्ड क्यों ब्रेक होता है? स्ट्रेटनिंग कितनी लड़कियां करती हैं यहाँ पे, स्ट्रेटनिंग या फिर क्या यूज करते हैं, कर्लर, मुझे तो पता भी नहीं, कर्लर यूज करते हैं और ड्रायर यूज करते हैं, जल्दी से बाल हमारे ये हो जाए, ड्राई हो जाए, इसीलिए करते हैं ना। सॉल्ट बॉन्ड ना, सेकेंड बॉन्ड जो होता है ना, सॉल्ट बॉन्ड, वो हम ये मीडियम स्ट्रेंथ का होता है, ये ब्रेक होता है लेकिन इतना इजी नहीं होता, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के शैम्पू यूज कर रहे हो, कितना हार्श शैम्पू यूज है, या फिर उसमें कितना ज्यादा सल्फेट है, कितना ज्यादा फोम हो रहा है, इस पे डिपेंड करता है ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा कि नहीं। लेकिन डेफिनेटली हमें शैम्पू का पीएच पता नहीं होता है, राइट। नॉर्मल पीएच कितना होना चाहिए, 4.5 to 5.5, और न्यूट्रल जो होता है 7 पे होता है। लेकिन अगर ये आप बहुत ज्यादा हार्श शैम्पू यूज कर रहे हो ना, या फिर ऑयल भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑयल यूज कर रहे हो, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, सॉल्ट बॉन्ड जो होता है, सेकेंड बॉन्ड। ओके, अभी हम बहुत ही, कितने लोग करते हैं, यूज कर रहे हैं ना, ड्रायर, कर्लर, स्ट्रेटनिंग कभी। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिन्हें बहुत, जो अभी मेरे बाल कर्ली है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ना कर्ली बाल पसंद नहीं होते, तो परमानेंटली स्ट्रेटनिंग चाहिए, कर लेते हैं, फिर थोड़े साल बाद बाल कैसे बन जाते हैं पता है, झाड़ू, लिटरली झाड़ू। आपने कभी देखा होगा कि जिन्होंने परमानेंटली स्ट्रेटनिंग का ट्राई किया है, कुछ दिनों बाद उनका बालों का स्ट्रक्चर देखना कैसे होता है, फुल हमारा जो झाड़ू होता है ना झाड़ने का, सेम वैसे बाल हो जाते हैं, क्योंकि आपने थर्ड वाला डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है ना वो ब्रेक कर दिया उसका। अभी वो बाल नॉर्मल होने में बहुत टाइम लेंगे, या फिर वो फॉलिकल आपको हील करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए बहुत अच्छा न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा, और आपको बहुत माइल्ड शैम्पू एंड बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, इतना इजीली वो नहीं होता। लेकिन एक बार अभी आपको आदत हो जाती है वैसे बालों की, तो आप उसी पे फिर केराटिन करो, फिर एक्स्ट्रा की ट्रीटमेंट करो, सिर्फ एक्सटर्नल, आप सिर्फ शाफ्ट पे काम कर रहे हो। और जो भी लोग स्ट्रेटनिंग, कर्लर ये बार बार यूज करते हैं ना, आप देखना उनके बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं एंड बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं, उनके शाफ्ट ये जो ऑलरेडी डेड केराटिन है इसमें और ज्यादा डेड हो जाता है, और बहुत इजीली गिर जाते हैं, बहुत इजीली टूट जाते हैं ये वाले बाल जो होते हैं। अभी आपको एक मजेदार चीज सिखाती हूँ, बहुत सुंदर है, शैम्पू एंड कंडीशनर की। ओके, कितने लोग हैं यहाँ पे शैम्पू कंडीशनर दोनों यूज करते हैं, और कितने लोग हैं सिर्फ शैम्पू यूज करते हैं? कौन कौन है? जो लोग शैम्पू यूज करते हैं वो सिर्फ शैम्पू लिखो, जो लोग शैम्पू प्लस कंडीशनर लिख रहे हैं वो यस प्लस सी लिख सकते हैं। शैम्पू प्लस कंडीशनर, ओके। डीएक्सएन शैम्पू, ओके, मैंने ब्रांड पूछा ही नहीं, सिर्फ शैम्पू एंड कंडीशनर बताइए मुझे। शैम्पू ओनली, शैम्पू ओनली, शैम्पू ओनली, बाप रे, कंडीशनर कोई भी यूज नहीं करता। डीएक्सएन में कंडीशनर लाना चाहिए, राइट, कंडीशनर नहीं है शायद ना, ओके। शैम्पू शैम्पू शैम्पू, कंडीशनर वाला कोई तो मिले, कंडीशनर नहीं, शैम्पू, ओके, शैम्पू शैम्पू, ओके। हम डॉक्टर राजेश सवेरा से कहेंगे कि हमें कंडीशनर भी चाहिए डीएक्सएन में, ओके। तो पहले हम यहाँ पे है शैम्पू एंड कंडीशनर। अभी मुझे बताइए, एसिडिक एंड अल्कलाइन कौन सी चीज अच्छी है बालों के लिए? जल्दी जल्दी बताइए, मुझे मजा आ रहा है क्वेश्चन पूछने में। अल्कलाइन। अल्कलाइन चीज अच्छी है बालों के लिए या एसिडिक चीज अच्छी है बालों के लिए? अल्कलाइन अल्कलाइन अल्कलाइन, ओके ओके। और अल्कलाइन, एसिडिक नहीं है, अच्छा क्यों, क्यों अच्छा नहीं है? अल्कलाइन अल्कलाइन अल्कलाइन, बाप रे, कोई तो एसिडिक लिखो। ओके, आपको सबको लगता है ना कि बालों के लिए अल्कलाइन चीजें अच्छी होती है,
सबको लगता है, राइट? ओके, अभी मैं बताती हूँ, इसमें से शैम्पू जो होता है ना वो अल्कलाइन होता है। अभी बहुत अच्छा लग रहा होगा कि जो लोग सिर्फ शैम्पू यूज करते हैं। कंडीशनर जो होता है ना वो एसिडिक होता है, ये पता है आपको? कंडीशनर एसिडिक होता है और शैम्पू जो है वो अल्कलाइन होता है। अभी बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि वाओ, मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि मैं सिर्फ शैम्पू यूज करता हूँ या करती हूँ, मैंने कभी भी कंडीशनर यूज नहीं किया, मेरे बालों को कभी भी एसिडिक चीज नहीं दी, राइट? बहुत सारे लोगों को लगता होगा। लेकिन डिफरेंस कभी चेक करना, जब आप शैम्पू यूज करते हो, सिर्फ शैम्पू, अल्कलाइन होते हुए भी आपके बाल जो है वो ड्राई एंड फ्रीजी रहते हैं। एंड जब आप उसके साथ कंडीशनर यूज करते हो ना तो आपके बाल ना सॉफ्ट एंड स्मूथ बनते हैं। ये क्यों होता है, कभी सोचा है आपने? बालों पे एसिडिक चीज डालने के बाद भी, एसिडिक चीज लगाने के बाद भी आपके बाल स्मूथ एंड सॉफ्ट क्यों रह रहे हैं? क्यों होते हैं? बालों का एनाटॉमी हमने देखा, 3 देखे बालों की पार्ट हमने, शाफ्ट देखा, रूट देखा, फॉलिकल देखा। अभी और थोड़ा सा डीप जाते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा है, ज्यादा कंफ्यूजिंग खिचड़ी नहीं हो रही है ना? प्लीज मुझे बताइए, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है और थोड़ा डीप जाने वाले? ओके, वेरी गुड। चलो, तो अभी हम जानेंगे बालों का थोड़ा सा डीप स्ट्रक्चर, जो एनाटॉमी है बालों का। देन हम एनाटॉमी देखेंगे कि हमारा, फॉर एग्जांपल मेरी जरा गंदी है ड्राइंग, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल कैसे होता है, ऐसे ना, राइट? ओके, ये है बाल, शायद आपका बाल ही दिख रहा हो। ओके तो ये बाल है आपका। तो अगर बाल बाल को हम ऐसे काटते हैं ना, तो हम अभी इसका ये पार्ट देखेंगे। ओके, बालों का अंदर का ये इतना सा छोटा सा बाल है ना आपका एक, उसके अंदर भी 3 पार्ट होते हैं, पता है आपको? फनी ना, इसके अंदर भी तो छोटा सा बाल है, उसके अंदर भी, शाफ्ट के अंदर भी 3 पार्ट होते हैं। अभी उसके बीच में होता है, ये है आपका मेड्यूला, ठीक है? उसके बाद अभी मैंने ये बाल को ऐसे काट के दिखा रही हूँ, आप समझ जाना, ठीक है? तो ये है उसके मिडल वाला पार्ट, ये होता है कॉर्टेक्स। एंड बाहर वाला पार्ट जो आपको दिखता है, जो हमारा बाल ये अभी दिख रहा है ना, काला काला बाल या ब्राउन, जो भी कलर है आपके बालों का, तो ये होता है मेड्यूला, ये होता है कॉर्टेक्स, एंड ये होता है क्यूटिकल। जो ऊपर से ये बाल दिख रहे हैं ना आपको, ये क्यूटिकल पार्ट है, ओके? ये क्यूटिकल पार्ट है। अंदर वाला ये जो पार्ट है कॉर्टेक्स, ये आपको दिखाई नहीं देगा, ये भी आपको दिखाई नहीं देगा। आपको पार्ट कौन सा दिख रहा है? क्यूटिकल, ये जो कलर है। तो हम ट्रीटमेंट हो या कलर है, किस पे कर रहे हैं हम? क्यूटिकल पे कर रहे हैं, राइट? ये बाहर वाले पार्ट पे कर रहे हैं, बाहर वाले हेयर पे कर रहे हैं, ओके? अभी बताती हूँ शैम्पू एंड कंडीशनर दोनों क्यों इंपॉर्टेंट है, सिर्फ शैम्पू यूज करना नहीं है। अल्कलाइन एंड एसिडिक दोनों चीजें बालों के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, देखिए, ठीक है? अभी आपने शैम्पू यूज किया बालों के लिए, हाँ, ये है अल्कलाइन। अभी अल्कलाइन चीज ये क्या करती है? क्यूटिकल को ना अच्छे से वॉश करने के लिए, इसके अंदर जो भी डर्ट है ये साफ करने के लिए शैम्पू काम करता है। अच्छे से वॉश करते हैं हम, मस्त घिस घिस के, फोम बना बना के घिस, क्योंकि हमें ऑयल नहीं चाहिए होता है, हमें सिल्की बाल चाहिए होते हैं, हमें मस्त एकदम ऐसे स्मूथ बाल चाहिए होते हैं। इसीलिए हम जितना ज्यादा फोम होगा उतना हमें अच्छा लगता है कि बाल अच्छे से निकलेंगे, गंदगी अच्छे से निकलेगी, स्काल्प अच्छे से क्लीन होगा, राइट? जब किसी ने यूज किया है कि जिस शैम्पू को ज्यादा झाग नहीं होता है, फोम नहीं होता है, किसी को पसंद है? बिल्कुल नहीं पसंद है। वो शैम्पू तो कोई ले भी ना तो बोलते हैं कि नहीं, ज्यादा फोम होना चाहिए, अच्छे से जिसका झाग होता है वही शैम्पू हमें पसंद आता है, राइट? तो ये क्या काम करता है शैम्पू? आपके क्यूटिकल के अंदर के डर्ट को, जो भी हम पोल्यूशन में घूमते हैं या फिर जो भी ऑयल लगा हुआ है या हमने लगाया हुआ है, उसे अच्छे से क्लीन करने का काम शैम्पू करता है। लेकिन ये जो है इसके पोर्स ओपन कर रहा है क्यूटिकल के, लेकिन अगर आपने ऐसे ही रखा ना ये, तो ये ओपन हुआ हुआ क्यूटिकल जो है वो फिर ड्राई, फ्रीजी, फिर आपके बाल ब्रेक होना शुरू हो जाता है, बालों का स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो जाता है। जब आप इसके साथ ना कंडीशनर यूज करते हो ना,
कंडीशनर यूज करते हो ना, जो होता है एसिडिक, ये क्या काम करता है पता है? ये ओपन हुआ जो क्यूटिकल है उसे क्लोज करने का काम कंडीशनर करता है। और जब आपका क्यूटिकल फिर से क्लोज हो जाता है तो इसे ये एसिडिक कंडीशनर अच्छा स्मूथ सिल्की जो स्ट्रक्चर है वो देता है। तो जब भी आप शैम्पू से क्यूटिकल को ओपन कर रहे हो क्लीन करने के लिए, उसे वापस बंद करना तो जरूरी है। आप अगर घर के अंदर जा रहे हो कि कोई चीज ला रहे हो तो दरवाजा ओपन ही नहीं रख सकते, कुछ भी घर में घुस सकता है, राइट? उसे बंद करना जरूरी है। तो शैम्पू क्लीन करने का काम करता है एंड ये क्लोज करके उसे स्मूथनिंग देने का एंड वो सिल्की स्ट्रक्चर देने का काम कंडीशनर करता है। सिर्फ शैम्पू यूज करोगे तो नहीं होगा। समझ आया? शैम्पू एंड कंडीशनर क्यों यूज कर रहे हो? तो जो लोग शैम्पू यूज कर रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि आपको शैम्पू के साथ साथ कंडीशनर भी यूज करना है, या फिर शैम्पू प्लस कंडीशनर वाला जो भी कॉम्बिनेशन वाला आपको मिलेगा शैम्पू, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन सिर्फ शैम्पू यूज करोगे तो डेफिनेटली कभी ना कभी आपके बाल ना कंप्लीटली डैमेज होने वाले हैं, या फिर धीरे धीरे करके वो ब्रेक होंगे, या फिर हेयर थिनिंग होगी, और उसका इम्पैक्ट जो है वो डेफिनेटली आपके फॉलिकल तक होता ही है। नेक्स्ट स्लाइड। समझ आया आपको शैम्पू एंड कंडीशनर क्यों यूज करना चाहिए? ओके, अभी और एक प्रश्न, सॉरी IDXM में, ओके कंडीशनर हम ला रहे हैं, डोंट वरी। ओके तो हमारा जो मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जस्ट अ मिनट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप थोड़ा सा सोचना, आपको एक क्वेश्चन देके पानी पीती हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फर एंड सल्फेट, दोनों अलग है या सेम है? अलग है। क्या डिफरेंस है? सल्फर एंड सल्फेट, दोनों में डिफरेंस पता है आपको? सल्फर और सल्फेट में बालों के लिए क्या अच्छा है, सल्फर और सल्फेट? बालों के लिए अभी हमने देखा ना, थर्ड वाला बॉन्ड कौन सा था हमारा? डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो हमारे बॉडी के लिए हेयर के लिए सल्फर अच्छा है। आपने देखा है कभी आप शैम्पू बेस लेते हो या कोई भी शैम्पू अगर लेते हो ना, तो बहुत सारे शैम्पू पे ना लिखा होता है पैराबेन एंड सल्फेट फ्री शैम्पू। सल्फेट जो होता है ना, लिखा होता है ना सल्फेट फ्री शैम्पू, यस। तो सल्फेट जो होता है ना वो क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं हम। सल्फेट अगर जिसमें होता है ना उस शैम्पू का उतना ज्यादा झाग होगा, ये हार्श होता है। अगर आप बहुत ज्यादा सल्फेट वाली चीजें बालों के लिए यूज करोगे तो वो क्लीनिंग के लिए मदद करेगा, डीप क्लीनिंग के लिए, लेकिन बार बार ये चीजें यूज करने की वजह से आपके बाल ना बहुत ज्यादा ड्राई फ्रीजी एंड फिर हेयर थिनिंग शुरू हो जाती है। लेकिन सल्फर जो होता है ना वो एक मिनरल होता है जो आपकी बॉडी से आपको मिलता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके बालों के लिए। जितना ज्यादा सल्फर आपको मिलेगा ना, सल्फर किससे मिलता है? नट से मिलता है, अनियन से मिलता है, गार्लिक से मिलता है, देन एग्स में होता है। एग जितने ज्यादा खाओगे, हम बोलते हैं ना बाल उतने ज्यादा अच्छे रहेंगे। खाना है, ऊपर से सिर्फ लगाना नहीं है। इस डेड पार्ट को अंडा कितना भी लगाओ कुछ नहीं होगा, आपको अंदर से लेना है वो सल्फर। वो मिनरल अगर आपके बालों तक, आपके फॉलिकल तक जाता है ना, तो डेफिनेटली आपके बालों में उतना ज्यादा केराटिन आपको मिलेगा। सल्फर, जितना ज्यादा सल्फर आपके बालों को मिल रहा है मतलब उतना ज्यादा केराटिन आपको बालों को मिल रहा है, एंड नेचुरली आपके बालों की केराटिन ट्रीटमेंट हो रही है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अंडा मिक्स कर रहे हैं, बालों को लगा रहे हैं। इससे कुछ समझ में भी नहीं आएगा। सिर्फ थोड़े दिन के लिए स्मूथनिंग, टेम्परेरी स्मूथनिंग होगी, डेफिनेटली होगी, लेकिन परमानेंटली स्मूथ अगर हेयर चाहिए ना आपको, तो आपको अंदर से चीजें लेनी होगी, न्यूट्रिशन लेना होगा, तभी वो बाहर दिखेगा। हम बोलते हैं ना कि जो भी हम खाते हैं वो हमारी स्किन पे, हमारी बालों पे दिखता है, राइट? दिखता है ना, हमने सबने सुना है। लेकिन जो हम चीजें खा रहे हैं वो न्यूट्रिशन कितना हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है वो डेफिनेटली आपके बालों पे, आपके स्किन पे दिखा ही देता है। इसीलिए सिर्फ ऊपर से एक्सटर्नल चीजें करनी नहीं है, एक्सटर्नल सपोर्टिव के लिए करना है, बट अगर परमानेंट आपको क्योर चाहिए, हीलिंग चाहिए, तो इंटरनल न्यूट्रिशन पे फोकस करना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड। आई होप आपको कंडीशनर, शैम्पू, ये स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से समझ आया होगा।
ओके, तो सल्फर लेना है, सल्फेट नहीं। ओके, जब भी सल्फेट वाली चीजें, जिसपे भी सल्फेट की मात्रा बहुत ज्यादा होगी, तो ट्राई करना कि ज्यादा से ज्यादा ये चीजें अवॉइड करें बालों के लिए, क्योंकि कंटिन्यूअसली रेगुलरली सल्फेट वाली चीजें जब आप यूज करते हो ना, तो आपके बाल ना धीरे धीरे डैमेज होते हैं, एकदम से नहीं। एक दिन की प्रोसेस नहीं है डेफिनेटली, कोई भी डैमेज हो या डिजीज हो या सिम्टम हो। हम बार 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 रिपीट वो चीज करते हैं ना, तब जाके एक दिन ऐसा आता है कि जहां पे कोई भी शैम्पू हो, ऑयल हो, मास्क हो, कुछ भी काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने इंटरनली इतना डैमेज कर दिया है आपके बालों को। ओके, इसीलिए ये चीजों से थोड़ा सा, ये चीजें थोड़ी अवॉइड करना एंड इंटरनल न्यूट्रिशन पे ज्यादा फोकस करना। ओके, अभी बहुत इंपॉर्टेंट और मेन चीज जो हमारे फील्ड से रिलेटेड, आयुर्वेदा से रिलेटेड। आयुर्वेद में अभी हमने मॉडर्न पार्ट सब देख लिया कि किस तरीके से एनाटॉमी है, या फिर केराटिन के टाइप्स क्या होते हैं, केराटिन क्या होता है, सारी चीजें आपको समझ आ गई होगी। अभी हम देखेंगे कि आयुर्वेद में क्या बताया गया है कि बाल कैसे बनते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि अस्थि धातु का उपधातु है। ओके, तो अस्थि, हमारे जो धातु, धातु सबको पता है ना, सप्त धातु सबको पता है, बहुत बार सुना है आपने। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा एंड शुक्र, ये होते हैं सप्त धातु। अभी कितना दूर है, बाल कितने दूर बन रही है, देखिए, रस, रक्त, मांस, मेद एंड अस्थि, फिफ्थ वाला। एंड अस्थि का उपधातु, जब एक प्रोडक्ट बनता है, फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसका बाय प्रोडक्ट होता ही है, राइट। तो ये बाय प्रोडक्ट जो होता है ना हमारे बोन्स का, ये होते हैं हमारे हेयर एंड हमारे नेल, जिसमें केराटिन होता है, केराटिन प्रोटीन होता है। तो ये बहुत लंबी प्रोसेस होती है। आपके बाल किस तरीके से बन रहे हैं, देखिए आप कितना इंटरनली आपकी नरिशमेंट है, कितना अच्छे से खाना खा रहे हो, कितनी अच्छी से चीजें आपको मिल रही है, कितने अच्छे न्यूट्रिएंट्स आप एब्जॉर्ब कर पा रहे हो, आपके धातु का पोषण कैसे हो रहा है। रस, रक्त के बाद मांस, मांस के बाद मेद, मेद के बाद अस्थि, और अस्थि, आपके अगर बोन स्ट्रांग है ना, तब आपके बाल जो है वो हेल्दी रहेंगे। अभी आप किसी के बालों को देख के उनके बोन कैसे है या फिर उनके अस्थि कैसे है ये जान सकते हैं। इंटरेस्टिंग ना। अगर किसी के बाल बहुत सुंदर है, हेल्दी है, स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं आपको, तो आप डेफिनेटली बोल सकते हो कि यार इसका अस्थि धातु बहुत अच्छा होगा। मतलब अस्थि धातु तक उनके जो चैनल है, स्रोतस है, वो क्लियर है, मतलब उनका पोषण बहुत अच्छे से मिल रहा है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, यहाँ तक उनके जो जो भी धातु है वो बहुत अच्छे से बने हैं, जो भी टिश्यू है वो बहुत अच्छे से बने हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो आप समझ सकते हो कि अस्थि धातु का जो उपधातु है या बाय प्रोडक्ट है, वो होता है हमारे हेयर। अभी एक सवाल पूछती हूँ, ये बहुत लंबा है, ठीक है। अस्थि के बाद हमारे बाल बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी किसे इंपॉर्टेंस देगी? अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है या न्यूट्रिएंट्स चाहिए, या न्यूट्रिएंट्स बॉडी में कम है ऑलरेडी, और यहाँ पे है हार्ट और यहाँ पे है आपके हेयर, तो हमारी बॉडी सबसे पहले न्यूट्रिशन जो है वो किसे देगी? समझ लेना, आपकी बॉडी में इतु से ही न्यूट्रिशन बाकी है, थोड़ा सा ही, मतलब थोड़े से ही न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो आपकी बॉडी किसे प्रायोरिटी देगी? आपके हार्ट को वो न्यूट्रिशन देगी या फिर आपके बालों को? हार्ट को देगी डेफिनेटली। जो भी आपके इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, वाइटल ऑर्गन्स है, उन्हें पहले न्यूट्रिशन जाएगा। बाल तो बहुत दूर आते हैं, तो सबसे पहले अफेक्ट जो होता है ना आपके बालों के ऊपर होता है। आप देखना कि न्यूट्रिशन अगर नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली एक 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 चैनल ब्लॉक हो रहा है। अगर आप अच्छे से खाना नहीं खा रहे हो, अच्छे से आपका रस धातु ही नहीं बन रहा है, तो डेफिनेटली रक्त धातु पे इम्पैक्ट होने वाला है, एनीमिया होने वाला है। रक्त धातु अच्छा नहीं बन रहा है तो फॉलिकल तक जो वेसल्स जा रहे हैं उसे ब्लड सप्लाई ही नहीं मिलेगा, और फॉलिकल वहीं पे वीक हो जाएंगे। देन मांस नहीं अच्छा बनेगा, मेद नहीं अच्छा बनेगा। डेफिनेटली ये जो है ना वो साइकिल है, ये जो फैक्ट्री है ना, एक एक प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन कितना अच्छे से बन रहा है ये डिपेंड करता है आपके न्यूट्रिशन के ऊपर। और फिफ्थ स्टेज पे आता है, नंबर पे आता है आपका अस्थि। अगर ऊपर वाले में ही गड़बड़ है तो नीचे तो कुछ भी नहीं मिल रहा है न्यूट्रिशन अस्थि तक। अगर बोन्स ही वीक है
तो आप देखना कि जब भी अर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं किसी भी तरीके का, या किसी को भी जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, बोन रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, तो उनके ना बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं या फिर वीक होते हैं, ड्राई होते हैं, फ्रीजी होते हैं, डैंड्रफ, मतलब डिपेंड उनके प्रकृति पे करता है कि किस तरीके के प्रॉब्लम उन्हें होने वाले हैं बालों से रिलेटेड। लेकिन उनका अगर अस्थि धातु स्ट्रांग नहीं है तो डेफिनेटली उनके बालों पे इम्पैक्ट होने वाला है। नेल्स भी ब्रिटल होते हैं, टूटते हैं बहुत जल्दी। अगर किसी के नेल्स टूट रहे हैं ना, या फिर ऊपर से ऐसे निकल रहे हैं, या बाल भी बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, थिनिंग हो रही है, तो आप समझ सकते हो कि इस कहीं ना कहीं आपका अस्थि धातु वीक हो गया है, और इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आपके बालों पे होगा। तो न्यूट्रिशन अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे धातु का न्यूट्रिशन होना, पोषण होना बहुत जरूरी है। अस्थि धातु तक जब पोषण जाता है तभी आपके बाल सुंदर, अच्छे, घने, जो भी आप इमेजिन कर रहे हो ना खुद को, तो आपको अस्थि धातु तक काम करना पड़ेगा, तभी आपके बाल सुंदर और अच्छे दिखेंगे। समझ आया? तो इसका जो इम्पैक्ट है, अगेन मैंने कहा कि डाइजेशन के ऊपर होता है। डाइजेशन जितना अच्छा है वो डिसाइड करेगा कि कितने न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है। आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है वो डिसाइड करेगा कि आपके धातु को पोषण मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। नहीं है, वीक डाइजेशन है, तो कुछ भी खाओ, कितना भी न्यूट्रिशन लो, कितना भी अच्छा अच्छा नट्स लो सुबह, लेकिन अगर आपका डाइजेशन ही वीक है, आपकी बॉडी उसे डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही है, तो वो कन्वर्ट किस में होगा? अगेन टॉक्सिन बनेंगे। कुछ अच्छा पार्ट होगा जो कि सेल्स, अच्छे अच्छे वाइटल ऑर्गन्स के लिए यूज करेंगे, सेल्स के लिए, एनर्जी के लिए यूज होगा। बाकी का जो है, जो आम बन गया बॉडी में, टॉक्सिन्स बन गया जिसकी जरूरत भी नहीं थी, उस आम की वजह से अगेन जो चैनल्स है हमारे बॉडी के, स्त्रोतोरोध जिसे हम बोलते हैं, चैनल्स हमारे ब्लॉक हो रहे हैं। जैसे कि अगर पाइप में कुछ ब्लॉकेज हो तो पानी आगे जाएगा ही नहीं। सेम अगर ब्लॉकेज आपके रक्त में ही हो गए तो नीचे मांस में अस्थि तक, बेचारे तक, तो बालों तक तो कुछ भी ना आए, ऊपर ही चल रहा है सब काम, राइट? तो आपको हर एक आपको ये स्त्रोतोरोध ना हो, इसीलिए डाइजेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। बॉडी में जो बार बार एसिडिटी होती है, हम सबको बार बार एसिडिटी वगैरह इसकी प्रॉब्लम होती है। कितने लोगों ने ये फील किया है कि आपको अगर एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है या बार बार होती है तो आपके बाल गिरना जो है वो आपको ज्यादा दिखता है? ये जो कर रहे हो ना आप दही वगैरह, ये आगे हम बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, होता है ना। और जब भी आप हिस्ट्री देखना, जिनके बाल ज्यादा गिर रहे हैं या सफेद हो रहे हैं ना, उन्हें सिर्फ पूछना कि आपको बार बार एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है क्या, या फिर खाना आपको पचता नहीं है क्या, कंटिन्यूअसली कुछ बर्पिंग, मतलब खट्टी डकार आना, या फिर यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन होना, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको होती है क्या, सिर्फ पूछना। वो हाँ बोलेंगे ही बोलेंगे कि यस मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम है। और जिन्हें ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है उनके बाल सफेद होना बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है आयुर्वेदा का। तो बताने का मतलब यही है कि आपको डाइजेशन के ऊपर काम करना है। अगर आपको अच्छे बाल, अच्छे नेल्स चाहिए तो सिर्फ शैम्पू, ऑयल एंड मास्क से नहीं होगा। अगेन फिर से बता रही हूँ, बाल अच्छे चाहिए तो इंटरनल न्यूट्रिशन के ऊपर सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है, एंड सपोर्टिव में बाकी बाहर ये जो डेड पार्ट है फिर इसका मेकअप करना होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि सिंपल सादा कोई भी शैम्पू यूज कर लो फिर भी उनके बाल बहुत सुंदर होते हैं। और जब पूछो ना कि क्या यूज कर रहे हो, कुछ नहीं, मैं तो ये सैशे, ये शैम्पू यूज करते हो, तो हमें ना शॉक लगता है कि यार मैं तो इतना ब्रांडेड शैम्पू यूज करता हूँ फिर भी कुछ नहीं हो रहा है यार, ये देखो 2 रुपए का वाटिका शैम्पू से इतना सुंदर हो गया। मतलब ऐसा होता है ताकि वो इंटरनली उतना हेल्दी है, उनका अस्थि धातु उतना स्ट्रांग है, उनके फॉलिकल्स उतने स्ट्रांग है, इसीलिए उनके बालों तक केराटिन पहुंच रहा है, अच्छे से उनके बाल स्मूथ एंड सिल्की एंड शाइनी लग रहे हैं, ताकि उन्हें न्यूट्रिशन उतना अच्छा मिल रहा है, वो बाहर से नहीं मेकअप कर रहे हैं, राइट? तो अगर आपको बाहर से सुंदर दिखना है या एक्सटर्नली अच्छे बाल दिखाने हैं तो इंटरनली न्यूट्रिशन पे फोकस करना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो डाइजेशन 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 डाइजेशन, हर एक डिसीज, जो भी डिसीज आएगा आप पहले ही समझ लेना कि मैं डाइजेशन के ऊपर घुसने ही वाली हूँ। तो डाइजेशन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नींद में भी याद आना चाहिए कि अगर बाल ठीक कर रहे हैं तो मुझे मेरे डाइजेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। हमें प्रॉब्लम्स होते क्यों हैं? अभी बहुत सारे लोगों ने बताया कि स्ट्रेस की वजह से बाल गिरते हैं, केमिकल हम यूज करते हैं उसकी वजह से बाल गिरते हैं, देन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है तो उसकी वजह से बाल गिरते हैं, और हार्मोनल इम्बैलेंस। अभी इस सब का कनेक्शन अगेन फिर से कहाँ पे जाएगा? अगर इन चारों को मैं ऐसे कनेक्ट करूँ ना, तो
एंड में जाएगा डाइजेशन। अभी क्यों हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों होता है? क्योंकि आपका वीक मेटाबॉलिज्म है, आपको खाना पच नहीं रहा है या हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। ओके, देन सेकंड आता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी क्यों हो रहा है? अगेन वीक मेटाबॉलिज्म, आपका मेटाबॉलिज्म वीक है, डाइजेशन अच्छा नहीं है, इसीलिए न्यूट्रिशन जो है वो सेल तक जा नहीं पा रहे हैं, सेल्स न्यूट्रिशन को या फिर जो भी मिनरल्स विटामिन है उन्हें एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। अगेन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो गई। थर्ड है स्ट्रेस। अभी स्ट्रेस एंड मेटाबॉलिज्म का कैसे कनेक्शन है? अगर आपको बार बार स्ट्रेस हो रहा है या आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, रात को नींद नहीं हो पा रही है, एंजाइटी है, इन सारी माइंड एंड बॉडी कनेक्शन है, पता है, हम सबको पता है माइंड एंड बॉडी कनेक्टेड है। ओके, तो ये स्ट्रेस की वजह से अगेन इसका इम्पैक्ट होता है, आपको इमोशनल क्रेविंग होती है, आपको बार बार खाने का मन करता है, मीठा खाने का मन करता है, या फिर बहुत सारे लोग ना इमोशनल ईटिंग करते हैं। किसी को भी अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है तो सबसे पहले याद आता है मुझे भूख लगी है या फिर मुझे खाना खाना है, तो आप बार बार खाना खाते हो, एक पैटर्न में आप ना लूप में अटक जाते हो। या फिर कुछ लोग बिल्कुल ही खाना नहीं खाएंगे, बोलते कि मुझे टेंशन है, मुझे बिल्कुल खाना नहीं जाएगा, या कुछ लोग बहुत ज्यादा खाना खाएंगे, या कुछ लोग मीठा खाएंगे। तो ये स्ट्रेस की वजह से, इमोशनल ईटिंग की वजह से अगेन इसका इम्पैक्ट किस पे होगा? आपके डाइजेशन के ऊपर। फिर से आप अपने डाइजेशन को, एक तो मेटाबॉलिज्म आपका वीक हो जाएगा, देन केमिकल डैमेज एक्सटर्नल, वो तो एक्सटर्नली आप जो भी अप्लाई कर रहे हो उसकी वजह से फॉलिकल्स जो है वो श्रिंक हो जाते हैं, एंड आपके फॉलिकल्स तक अगर वो केमिकल चले गए तो डेफिनेटली आपके फॉलिकल एक बार वीक हो जाए तो उन्हें फिर से वो स्ट्रेंथ देना, वो फिर इंटरनली ही देना पड़ेगा। तो ये हेयर प्रॉब्लम जो है वो सारे कनेक्टेड है आपके डाइजेशन के ऊपर। ओके, तो आपको काम करना है अगेन डाइजेशन के ऊपर। अगर आप डाइजेशन को हील करते हो, ठीक करते हो, तो हार्मोनल आपके बैलेंस में रहेंगे सारे हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स आपकी सेल्स एब्जॉर्ब कर पाएंगे, स्ट्रेस जो है वो अपने आप रिलीज होगा, शांत होगा, काम पीस, जो मेडिटेशन, योगा या जो भी जितने भी आपको ये बताए गए हैं, ट्रीटमेंट्स बताए गए हैं, वो सारे आपको फॉलो करने होते हैं फॉर स्ट्रेस। माइंड एंड बॉडी दोनों को हील करना पड़ता है। देन केमिकल डैमेज, केमिकल डैमेज आपको कौन से आप प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके प्रोडक्ट्स में जैसे अभी मैंने बोला कि सल्फेट कितना है, या सल्फेट फ्री है, या कितने हार्श आप प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, सच में वो प्रोडक्ट्स भरोसे लायक हैं नहीं है, ये सारी चीजें अगर आप एक बार जान लेते हो ना तो। और एक्स्ट्रा का जो हम कलर कर रहे हैं अभी हेयर को, कुछ भी अप्लाई करते हैं मार्केट में जो भी आता है वो ट्राई कर लेते हैं, ये सारी चीजें थोड़ी सी अवॉइड करनी है। और अगर आप थोड़ा सा अवेयर होते हो ना इन सारी बातों को लेके, तो डेफिनेटली आप अच्छे आपके जो बाल है वो डेफिनेटली आप अच्छे बालों के लिए वो सारी चीजें फॉलो करोगे। नेक्स्ट स्लाइड। ये सल्फेट होता है, ज्ञानोजी में भी सल्फेट है ना, सल्फेट होना बुरी बात नहीं है। सल्फेट की वजह से, जैसे मैंने कहा, ओके, बिना सल्फेट के अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज करोगे ना तो आपके बालों में झाग नहीं होगा। अभी मैंने बोला कि आपको बिना झाग वाली चीजें यूज करना पसंद करोगे आप, अगर आपके बालों में झाग ही नहीं हो रहा है, फोम ही नहीं हो रहा है, तो आपको फील भी नहीं होगा कि आपने बाल धोए हुए हैं अच्छे से। मतलब आप बार बार आप किसी चीज से धोगे और फिर बाद में, बहुत सारे लोग तो मैं बचपन में देखती थी, जो जोक्स अपार्ट, मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि बहुत सारे लोग, वो निरमा आता था ना, निरमा वॉशिंग पाउडर, उससे बाल धोती थी क्योंकि मेरे बालों में झाग नहीं हो रहा है। मतलब लिटरली उन्हें झाग इतना पसंद है, फोम इतना पसंद है। तो फोम किससे आता है? सल्फेट की वजह से। सिर्फ देखना इतना है कि सल्फेट की मात्रा बहुत ज्यादा ना हो। अगर बहुत ज्यादा सल्फेट वाली चीजें, क्योंकि बहुत ज्यादा शैम्पू में ना आप देखना कि थोड़ा सा भी शैम्पू लेते हो ना तो बहुत झाग होता है, तो आप समझ जाना कि इसमें बहुत ज्यादा सल्फेट है। सल्फेट इंपॉर्टेंट है, लेकिन सल्फेट के बाद मैंने क्या बोला? कंडीशनर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ वॉश नहीं करना है, वो क्यूटिकल्स जो ओपन किए हैं वो पोर्स को बंद करना भी बहुत जरूरी है। ओके, तो सल्फेट बुरी बात नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है। और ट्राई करना सल्फेट फ्री चीज, और फिर बाद में अगेन आप सल्फेट जिसमें है वो ढूंढ के उससे वॉश करोगे, क्योंकि जब तक फोम ना हो तब तक हमें फील नहीं आता कि वो अच्छे से वॉश हुआ है या क्लीन हुआ है, राइट। नेक्स्ट, ओके, सो दोषों के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने कहा कि आप अपनी प्रकृति जान पाओगे आज, तो वात पित्त कफ, ये बहुत डिटेल एक्चुअली चैप्टर है, या एक मास्टर क्लास में तो होने वाला नहीं है, फिर भी हम जस्ट इन शॉर्ट बताऊंगी कि वात टाइप अगर आपका है तो आपके बाल ना बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं, या फिर बीच में से ब्रेक हो जाते हैं, टूटते हैं बहुत इजीली। बहुत सारे लोगों को अगर बाल इजीली टूटते और पेन भी नहीं होता, मतलब कुछ जान ही नहीं है उसमें।
और फिर हेयर फॉल भी बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ड्राइनेस बहुत ज्यादा है, स्कल्प जो है वो बहुत ज्यादा ड्राई होती है। अगर आप पित्ता टाइप हो ना तो आपके बाल ना बहुत जल्दी सफेद होना या ग्रे होना शुरू हो जाता है, और बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं पित्ता टाइप के लोगों के। ओके, एंड कफा टाइप जो होता है, जिन्हें भी बहुत ज्यादा डैंड्रफ होता है ना, बहुत इची स्काल्फ है, डैंड्रफ होता है। एंड डैंड्रफ भी दो टाइप का होता है इन लोगों में, एक तो ड्राई होता है जो कि वात के साथ आता है, और या फिर वेट होता है। दो टाइप के डैंड्रफ भी होते हैं। तो ये जो होता है ये कफ की वजह से होता है, जो अगर बहुत ज्यादा डैंड्रफ बन रहा है, इची स्काल्प है ना, या फिर बार बार आपको ऐसे लग रहा है यार कल ही तो बाल मैंने वॉश किए थे, आज फिर से वो चिपचिपे लग रहे हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे होता है कि मतलब एक दिन में ही बाल फिर से ऑयली लगने लगते हैं, क्योंकि वो कफा प्रकृति वाले लोग होते हैं। वो सीबम जो है हमारे नेचुरल ऑयल जो हमारा सिक्रीट करता है ना हमारे बॉडी के अंदर, सीबम ग्लैंड, सिबासियस ग्लैंड, तो वो सीबम की वजह से बार बार बाल ऑयली होना या स्किन पे ऑयल आना ये हमें दिखाई देता है। ये कफ टाइप के प्रकृति में ज्यादा होता है। तो अगर आपको आपकी दोषा या फिर हेयर टाइप जानना है तो इनमें से आप देख सकते हो कि कौन से सिम्टम्स आपके आप में ज्यादा है, तो वो वाली टाइप आपकी है। और एक बार अगर आप आपकी हेयर टाइप जान लेते हो ना, तो आपको बहुत इजी जाता है कि किस तरीके की ट्रीटमेंट आपको आपके बालों के लिए करनी है। तो वाता टाइप के लोगों के लिए अगर कफा की ट्रीटमेंट दे रही हो तो डेफिनेटली काम नहीं करेगा। तो इसीलिए आपका हेयर टाइप जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, केश विकारा बहुत सुंदर, आयुर्वेद में बहुत ही अच्छा और बहुत सुंदर डिटेल में चैप्टर है। इसमें से मैंने कुछ मेन ही डिसऑर्डर्स है आपको बता रही हूँ। बहुत ज्यादा डिटेल में बहुत सुंदर चैप्टर है कि कौन से दोषों की वजह से कौन सी डिसऑर्डर आपको होता है, किस तरीके के सिम्टम आपको दिखाई देते हैं। तो उनमें से कुछ ये 5 डिसऑर्डर्स मैंने निकाले थे, जो कि है खालित्य। खालित्य मीन्स हेयर फॉल। हेयर फॉल को हम आयुर्वेद में खालित्य बोलते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, थिन हो रहे हैं, या फिर बाल्ड हो रहे हैं, मतलब मराठी में या फिर हिंदी में बोलूं तो आप ज्यादा बहुत जल्दी टकला या गंजे हो रहे हो, तो उसे हम खालित्य बोलते हैं। देन सेकेंड है पालित्य। पालित्य मीन्स प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, जिसकी ये कौन से दोषों की वजह से होता है। अभी आपने देखा पित्त, लेकिन अगर आप डिटेल में इसकी पढ़ाई करो ना, जानो ना, तो ये बहुत ही सुंदर टॉपिक्स है। बहुत डिटेल में आयुर्वेद में इसका वर्णन बताया गया है, और हर एक डिसऑर्डर के ऊपर किस तरीके की ट्रीटमेंट आपको करनी चाहिए, कौन से हर्ब्स आपको यूज करने चाहिए, ये सारी चीजें बताई गई है। देन थर्ड है दारुनक। दारुनक को हम डैंड्रफ बोलते हैं हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में। अगर डैंड्रफ ड्राई है या फ्लैकी, मतलब वेट है या ड्राई है, दोनों टाइप का डैंड्रफ के लिए आयुर्वेद में ट्रीटमेंट बताई गई है। कौन से दोषों की वजह से ये होता है इसके बारे में भी वर्णन मिलता है। फोर्थ है इंद्रलुप्त। जैसे आपको इमेज में दिख रहा है ना, बहुत सारे लोगों को ये होता है ना, पैच पैच में बाल जाते हैं, वहां पे पैचेस पड़ते हैं बड़े बड़े हमारे स्कैल्प के ऊपर। तो इसके ऊपर भी बहुत सुंदर ट्रीटमेंट आयुर्वेद में बताई गई है, जिसे हम इंद्रलुप्त के नाम से जानते हैं। देन है रोमक्षत। आपको दिख रहा होगा कि कितने ज्यादा बाल एकदम से बढ़ रहे हैं। तो ना सिर्फ हमारे हेड पे, तो फेस पे, नेक पे, सारे मतलब हमारी बॉडी पे जो हेयर जो है वो बहुत ज्यादा एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ जो होती है, तो ये कंडीशन भी केश विकार में आती है या फिर हेयर डिसऑर्डर्स में आती है। इसके ऊपर भी ये जो है ट्रीटमेंट आयुर्वेद में बताई गई है। ओके, तो हेयर ट्रीटमेंट जो डिसीजेस जो होते हैं ना, वो सारे सेपरेट प्रॉब्लम्स नहीं है, ये सिर्फ दोषों का जो इम्बैलेंस होता है ना, इसकी वजह से ये होता है। तो अगर आप दोषों को बैलेंस करोगे या प्रॉपरली कौन से हर्ब कौन से दोष में जाते हैं ये आप जान पाओगे, नॉलेज लोगे, तो डेफिनेटली आप आपके जो ये जो हेयर प्रॉब्लम्स हैं वो क्योर कर पाते हो। नेक्स्ट स्लाइड। सिर्फ इंटरनल जो इम्बैलेंस हुआ है ना उसके ऊपर ही ध्यान देना है। अगेन डैमेज किसकी वजह से होता है बालों का, आपने आपने पहले ही अभी जान लिया। सिर्फ हम इसके ऊपर देखेंगे कि पहली चीज आती है डाइजेशन, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीक डाइजेशन की वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। देन टॉक्सिन्स, वीक डाइजेशन है तो डेफिनेटली सारा पार्ट जो है वो खाना जो है वो अच्छे न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट नहीं होगा। डेफिनेटली उसका एक बाय प्रोडक्ट बनेगा जो कि टॉक्सिन होगा, एंड टॉक्सिन की वजह से आपके चैनल्स जो है वो ब्लॉक हो जाएंगे। ओके, अगर ये चीज ना आपके दिमाग में इतनी होनी चाहिए, क्योंकि अभी हम इतने मास्टर क्लासेस ले रहे हैं ना, तो ये चीज बार बार आती है। वीक डाइजेशन की वजह से डेफिनेटली बॉडी में आम बन रहा है, एंड इसी की वजह से फिर सारे प्रॉब्लम्स की शुरुआत हो जाती है। मतलब सारी बीमारियों का जड़ जो है, जो हम बोलते हैं रूट कॉज, समझ आया, यही है डाइजेशन एंड टॉक्सिन।
आम आपका जो बन रहा है बॉडी में, देन चैनल ब्लॉक हो जाते हैं एंड डेफिनेटली उसका जो है फॉलिकल श्रिंक हो जाते हैं, फॉलिकल की स्ट्रेंथ कम हो जाती है एंड जो टेलोजन जो पार्ट होता है, नए आपके एक पुराने बाल गिरकर नए बाल आना, एनाजेन, वो होता ही नहीं है। तो हमारी जो फेज है ना है बाल बनने की, वो हम ब्रेक कर